अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और वो तमाम लोग जो चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको खुश आमदीद। इसके अलावा मेरा एक और चैनल भी है, आप मेरे दोनों चैनल विज़िट कीजिए और अच्छे लगें तो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। और आज की बात करें कहानी की, तो आज जो कहानी है वो भी शॉर्ट स्टोरी है। अभी मैंने किसी तवील नावल का इंतखाब जो है नहीं किया है। कुछ मूड ही नहीं हो रहा और कुछ गला इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे दरमियान में ब्रेक लेनी पड़ रही है। गला जो है वो ख़राब है और उसकी वजह जो है मौसम की तब्दीली के साथ साथ मेरा आइसक्रीम का शौक़ भी है। तो आजकल मैं बहुत ज़ौक़ शौक़ से बहुत सारी आइसक्रीम जो है वो रोज़ाना खा रही हूँ, तो थोड़ा सा गला जो है वो डिस्टर्ब है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा गला भी, और आइसक्रीम ख़त्म होगी तो गला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह कोई तवील नावल शुरू करूँगी। आज की जो कहानी है ये भी मुझे अच्छी लग रही है, राइटर अच्छी हैं, अच्छा लिखती हैं। पहले भी मैंने इनकी कुछ कहानियाँ शेयर की हैं। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम अज़ीज़। ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, मैंने सोचा, और ये कोई आज की बात नहीं। पिछले 2 सालों से मेरी हर सुबह का आगाज़ इसी सोच से होता है। अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी, जहाँ 7 बज चुके थे। घोड़े की तरह सरपट भागते हुए अपने ख्यालात को मैंने तेज़ी से लगाम लगाई और उसी तेज़ी से कमरे से निकलकर किचन की तरफ भागा। साफ़ सुथरा किचन इस बात का वाज़ेह सबूत था कि सलमा बेगम अब तक नहीं पहुंची। कितनी देर तक मैं खाली खाली नज़रों से किचन को घूरता रहा, लेकिन घड़ी की पल पल आगे को सरकती हुई सुइयाँ मुझे मज़ीद घूरने से मना कर रही थीं। मैं भागने के अंदाज में बच्चों के कमरे की तरफ आया और अंदर दाखिल होते ही मेरा दिल चाहा कि सलीके से जब मैं अपने बालों को नोच डालूं। सनी, हनी, उठो, जल्दी करो, 7:05 हो गए हैं। मैं सनी के बेड के करीब खड़ा होकर चीखा। सनी ने कंबल हटाकर सिर्फ एक नज़र मुझे देखने की जहमत की और उसके बाद उसका चेहरा कंबल के अंदर गायब हो गया। मैंने झपटने के से अंदाज में दोनों पर से कंबल खींचा। हरी अप, मुंह धोकर यूनिफॉर्म पहनकर किचन में आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा हूँ। मैंने एक हाथ से हनी को और दूसरे से सनी को खींचकर बाथरूम में धकेला। उनके हैंग किए हुए यूनिफॉर्म्स को बेड पर रखकर मैं भागने के अंदाज में किचन में आया। टोस्ट जल्दी से टोस्टर में डाले, जैम की बोतल फ्रिज से निकालकर डाइनिंग टेबल पर रखी। चाय का पानी रखकर मैंने चाय की पत्ती और चीनी डालना चाही तो उनके जार गायब थे। इधर उधर देखा लेकिन कहीं नज़र न आए। तभी कुछ जलने की बू आई तो टोस्टर की तरफ मुड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जले हुए टोस्ट मेरे हाथ में थे। डबल रोटी की यह हालत देखकर मेरे जैसे 6 फुट के बंदे की आंखों में आंसू आ गए। खुद पर काबू पाकर मैंने जैसे तैसे सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रखीं। तभी सनी और हनी सोई जागी कैफियत में किचन में दाखिल हुए। जल्दी करो, स्कूल लगने में 20 मिनट रह गए हैं। मैंने एक बार फिर घड़ी देखी। तुम लोगों ने बालों में ब्रश नहीं किया? उन दोनों के उजड़े हुए घोंसले जैसे सरों को देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। हनी ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझसे पोनी नहीं बनती, उसने ब्रश ना करने की वजह बताई तो मैंने सनी को देखा। मेरे पास टाइम नहीं था। बड़ी बेनियाजी से जवाब देने के बाद वो अपने सामने रखी डबल रोटी की तरफ मतवज्जा हो गया। ये क्या है? उसने सूखी हुई डबल रोटी को चुटकी से पकड़कर मेरे सामने लहराया। स्लाइस है। मैं नज़रें चुराते हुए चाय में चीनी मिलाने लगा। हर रोज़ ऐसे ही स्लाइस खाते हो फिर भी पूछते हो? हनी ने भाई को घूर कर देखा। लेकिन मुझे तो पराठे के साथ फ्राई एग खाना है। सनी की फरमाइश पर मैंने ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। कुछ देर मेरी तरफ खामोशी से देखने के बाद उसने गुस्से से डबल रोटी को चाय में डबो डबो कर खाना शुरू कर दिया। मैंने कनखियों से उसका सुर्ख चेहरा देखा। तभी मेरी नज़र झूमती हुई सलमा पर पड़ी, जो बुलंद आवाज़ में गाते हुए किचन की तरफ आ रही थी। मैंने कदरे नागवारी से उसकी तरफ देखा। सलाम बाबूजी। वालेकुम। गुस्से में मेरे मुंह से मुख्तसर सा जवाब निकला। सलमा, तुम्हें पता भी है मुझे और बच्चों को सुबह जल्दी जाना होता है, फिर भी तुम हमेशा देर से आती हो। किधर पाजी, रोज़ तो टाइम पर आती हूँ, वो तो कभी कभी देर सवेर हो जाती है। कल अब्बा की तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं आई, अब भी दवा देकर आ रही हूँ। सलमा भी गुस्से से बोली तो मजबूरन मुझे अपना मूड बदलना पड़ा। चलो ठीक है, हमने नाश्ता कर लिया है। मामा को नाश्ता करवाकर दवा याद से खिला देना और दोपहर को कुछ अच्छा सा बना लेना। मैंने जल्दी से उसे ताकीद करके बच्चों को उठने का इशारा किया। सलमा अक्सर सुबह के वक्त गैर हाजिर होती थी और नाश्ता मुझे तैयार करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकता था,
क्योंकि उसके भरोसे पे मैं पूरा घर, अपनी माँ और बच्चों को बेफिक्र होकर छोड़ जाता था। आजकल ड्राइवर कमबख्त भी छुट्टी पर है। मैंने कोफ्त से सोचा। हनी बेटा, मैं छुट्टी के टाइम गाड़ी भेजूंगा, आप घर चले जाना। स्कूल के गेट पर उतरते ही मैंने हनी को मुखातिब किया, क्योंकि सनी हमेशा की तरह मुंह फुलाकर अंदर जा चुका था। सड़क पर से मोड़ काटते हुए मैंने बेइख्तियार गहरी सांस ली। यकीनन आप लोगों को मेरी सुबह की रूटीन जानकर मुझ पर तरस आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर व बेशतर मैं खुद अपने ऊपर तरस खा रहा होता हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैन आफंदी है। प्रोफेशन के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ, और आम डॉक्टर नहीं। अमेरिका से डिग्री लेने और स्पेशलाइज करने के बाद शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं खासी बड़ी जायदाद का इकलौता मालिक हूँ। अगर मैं जॉब ना करूँ तो भी इतनी दौलत है कि मैं क्या बल्कि मेरे बच्चे भी आसानी से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मगरूर नहीं। शायद मगरूर हो ही जाता, लेकिन मेरे दर्दनाक हालात मुझे मगरूर होने ही नहीं देते। कभी बावर्ची, कभी ड्राइवर और कभी बच्चों की आया बनाकर मेरी औकात याद दिलाते रहते हैं। मेरी माँ बाप हैं जिनसे आपका भी तारुफ नहीं हुआ, लेकिन फ़िक्र ना करें, जल्द ही आपकी उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। दरअसल वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, और कुछ मेरे भाई और भाभी की जवां मर्गी ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। हनी और सनी उनके बच्चे हैं। मैं तो अभी कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी वीरान और गमगीन ज़िंदगी में खुशी की एक और रोशनी की एक किरण मौजूद है, और वो है मेरी मंगेतर शाज़मा। उसका ख्याल आते ही मूड खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। जनाब, मेरी मंगनी आज से 2.5 साल पहले हुई थी, जब मैं एक जिंदा दिल शौक जवान था। शाज़मा मेरी खाला की बेटी है। जब मैं अमेरिका से लौटा तो पहली बार मैंने उसे अपने घर में देखा था। क्या हुस्न था! मशरक़ी और मगरबी रंगों का इम्तजाज, बल्कि मगरबी रंग ज़्यादा गालिब था। मैंने मामा और भाभी को अपनी पसंद बता दी। हमारे दरमियान कोई जालिम समाज भी नहीं था। शाज़मा ने भी मुझे पसंद किया था, और खाला और खालू को भी क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने रस्मी तौर पर भी सोचने का वक्त नहीं लिया था, और एक खूबसूरत शाम मैंने अपने नाम की अंगूठी उसकी खूबसूरत उंगली में पहनाकर उसे अपना बना लिया। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों बाद भाई और भाभी की अचानक मौत ने हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मामा बिस्तर पर पड़ गईं और बच्चों की महरूमी सामने थी। मैं अंदर से टूट गया था। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता था। मैंने अपने आंसू अंदर ही गिरने दिए। मैं उन तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, हनी और सनी से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे उस भाई की औलाद हैं जिन्होंने डैडी के बाद मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहा था। सो मैंने अपने दिन रात उनके नाम कर दिए, लेकिन मेरी 1000 कोशिश के बावजूद मैं किसी को खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। घर की इस रूटीन में मैं अक्सर शाज़मा से मिल नहीं पाता, हालांकि हम एक ही शहर में रहते हैं। वही हर हफ्ते आ जाती है, और फिर उसकी नाराज़ी एक इजाफी मुसीबत होती है। अब मुझे अस्पताल के साथ कंपनी के ऑफिस जाकर उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि हमारी कंपनी में जो मैनेजर है वो भाई का दोस्त है। इस सारे चक्कर में मैं खुद घन चक्कर बन गया हूँ। कभी कभी शिद्दत से दिल चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर भाग जाऊँ। लगता तो नहीं कि हालात सुधरेंगे, सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है। अस्पताल की इमारत नज़र आते ही गाड़ी के साथ मेरी सोचों को भी ब्रेक लग गए। अम्मी, मेरी समझ में नहीं आता, आखिर बाबा को मेरे मज़ीद पढ़ने पर क्या एतराज़ है। लैला ने मुंह बसोर कर फातिमा से कहा। बेटा, तुम सब जानती हो, फिर भी बहस कर रही हो। उन्होंने कमीज़ पर से नज़रें उठाकर अपनी बेटी का चेहरा देखा। लेकिन अम्मी, जहाँ बाबा ने इतना मेरे लिए किया है वहाँ थोड़ा और सही। वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। लाली पुत्र जिद नहीं करते, तुम जानती तो हो हमारे ख़ानदान में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी खुशी के लिए भाई साहब को भी नाराज़ कर लिया था। अब तुम यूँ ज़िद करके उनकी मुश्किलात में इजाफा मत करो। फातिमा की बात पर वो चुप हो गई। उसके झुके हुए सर को देखकर उनके दिल को कुछ हुआ तो वो उठकर उसके करीब आ गई। लाली पुत्र, तेरे ताया नहीं चाहते कि तुम मज़ीद पढ़ो। वो कहते हैं बहू बनकर तुम्हें उनके ही घर आना है, उन्हें तुमसे नौकरी नहीं करवानी। अम्मी, मैं नौकरी के लिए नहीं, अपनी आगही के लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसने कमज़ोर सा एहतजाज किया। पर बेटा, मैं क्या कह सकती हूँ। उसकी मजबूरी भी वो समझती थी, इसलिए गहरा सांस लेकर चुप कर गई। वो खैरा के साथ छत पर बिस्तरों को धूप लगवाने आई थी जब तेज़ी से किसी के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आई। आने वाले शख्स को देखकर उसके चेहरे पर कई रंग फैले थे। उसने मुस्कुराकर आने वाले का इस्तकबाल किया। कैसी हो? ठीक हूँ, उसने मुस्कुराकर सर झुका लिया। शहर से कब आए? उसने सामने खड़े अपने तायाजाद को देखा जो उसके खूबसूरत ख्वाबों का मालिक था। आज ही आया हूँ, नीचे चाची के पास था, उन्होंने बताया तुम ऊपर हो।
بات کرتے کرتے اس کی نظر اچانک پیچھے کھڑی خیرہ پر پڑی تو ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر آئی۔ خیرہ جاؤ میرے لیے چائے بناؤ۔ اس نے تحکم سے خیرہ کو پکارا تو وہ جلدی سے گھبرا کر نیچے اتر گئی۔ لیلا نے تعصب سے سامنے کھڑے سجاول کے خوبصورت لیکن اکھڑ تاثر والے چہرے کو دیکھا۔ اس کے گھر میں کسی نے بھی کبھی بھی ملازموں کو نوکر سمجھ کر ان کے ساتھ برا لہجہ اختیار نہیں کیا تھا، جبکہ تایا تائی، سجاول، راہیلا، سجاول کی بہن سب ملازموں کو کمتر سمجھتے تھے اور ان سب کا رویہ اسے بہت گراں گزرتا تھا۔ سجاول نے ایک بار پھر اپنی نظریں لیلا کے دلکش چہرے پر جما دیں جہاں دکھ کے سائے منڈلا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سجاول نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ پتہ نہیں کیوں سجاول، میں ہمیشہ سے تمہارا اور تایا جی کا ایسا ہی رویہ دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی جب تم ایسا کرتے ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ او کم آن لالی، ان کمی لوگوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اب تم زمیندارنی بننے والی ہو، اپنے مزاج میں کچھ تبدیلی پیدا کرو۔ اس کی بات پر بھی لیلا کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں اتنی دور سے تمہارے لیے آیا ہوں، اب تم بھی ایسا کرو گی تو کیسے چلے گا؟ سجاول کے شکایتی انداز پر وہ مسکرا دی تو سجاول نے سکون کا سانس لیا۔ سجاول، لیلا نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ اب بھی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیلا نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا جہاں سے مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی تھی۔ آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بہت ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ لیکن سجاول، بس لالی، پہلے بھی تم نے ضد کی تھی اور میں نے مان لی تھی، لیکن تم پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھی ہو۔ پہلے ہی اتنی دیر ہو رہی ہے۔ تم اگر ضد نہ کرتی تو 2 سال پہلے ہماری شادی ہو چکی ہوتی۔ سجاول کے کہنے پر وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ اب تم بھی پڑھائی کا دھیان چھوڑو اور میری فکر کرو۔ میں بھی آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ سجاول کی بات نے اس کے چہرے کو دہکا دیا، جبکہ وہ خود دور تک پھیلے نیلے آسمان کی وسعتوں میں جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آج کا سارا دن بہت بیسی تھا۔ سارا جسم دکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی بیک سے ٹیک لگا کر ہارن دیا اور ساتھ ہی سلطان خان نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی سے نکلتے ہی مجھے خوشگوار جھٹکا لگا۔ لان میں بچوں کے ساتھ شازمہ بیٹھی تھی۔ میں ساری تھکن بھول کر اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو۔ میرے قریب آنے پر وہ ایک ادا سے کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ کیسی ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح فرسٹ کلاس۔ وہ کھلکھلائی تو میرے ہونٹ بھی مسکرا اٹھے۔ ماما سے ملی؟ میں نے اس کے فریش چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ آنٹی کے روم میں گئی تھی پر وہ سو رہی تھیں۔ سوچا بچوں کے پاس بیٹھ کر تمہارا انتظار کر لوں۔ وہ بھی اب پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہانی جاؤ بیٹا، سلمہ آنٹی سے کہو شازمہ کے لیے جوس لے آئے۔ میں نے چاکلیٹس کھانے میں مصروف ہنی سے کہا۔ اٹس اوکے زین، میرا اس وقت ویسے بھی جوس پینے کا کوئی موڈ نہیں۔ میں نے ایک بار پھر سنی اور ہنی کی طرف دیکھا جن کے پاس ڈھیر سارے چاکلیٹس تھے جو یقیناً شازمہ لائی ہوگی۔ میں نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینکس شازمہ، میرے کہنے پر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کس لیے؟ وہ جانتی تھی پھر بھی پوچھنے لگی۔ تم ہمیشہ بچوں کے لیے اتنا کرتی ہو۔ سین، یہ بچے میرے بھی کچھ لگتے ہیں، وہ سادگی سے بولی تو میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شازمہ، آئے نا ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ اچانک سنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سوری ڈیئر، آج تو میرا دل نہیں چاہ رہا۔ شازمہ نے سنی سے ہاتھ چھڑا کر اس کا گال تھپ تھپایا۔ آپ ہر دفعہ وعدہ کرتی ہیں اور ہر بار پورا نہیں کرتی۔ سنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے چونک کر سنی کو دیکھا۔ شاید میرا چونکنا شازمہ نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ڈیئر، نیکسٹ ٹائم میں ضرور کھیلوں گی۔ پرامس؟ سنی نے یقین طلب نظروں سے شازمہ کو دیکھا۔ پکا پرامس۔ شازمہ کے اسبات پہ سر ہلانے پر وہ واپس ہنی کی طرف مڑ گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا کیونکہ یہ عہد و پیمان ہر بار ہوتے تھے، لیکن آج تک ان کے وفا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ سلطان خان نے گیٹ کھولا تو میں نے جلدی سے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں ہنی اور سنی کا ٹیوٹر اپنی بائک کھڑی کر رہا تھا۔ سنی اور ہنی اندر چلے گئے۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، مما اور ڈیڈی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ بس یار وہ وقت ہی۔ شازمہ کی موبائل بیپ پر میری بات ادھوری رہ گئی اور وہ ایکسکیوز کر کے فون پر بات کرنے لگی، جبکہ میں اس دوران تفصیل سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ بلیک جینز پر ریڈ ٹاپ اور ریڈ لپسٹک کے ساتھ سٹیپ کٹنگ کروائے وہ بلا شبہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج بہت غور سے دیکھ رہے ہو؟ موبائل آف کر کے شازمہ نے ہنس کر مجھ سے پوچھا۔ آج تم زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں یہ سوچ کر آئی تھی آج ڈنر پر چلیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تھکن اتنی تھی کہ میرا دل چاہا انکار کر دوں، لیکن ایسا موقع بھی کم ہی ملتا تھا سو میں انکار نہ کر سکا۔
हमने डिनर बहुत इंजॉय किया था और वापसी का सारा रास्ता मैंने सरशारी सी कैफियत में गुजारा। उसने होश संभालते ही अपने इर्द गिर्द चंद रिश्ते ही देखे थे। अम्मी, बाबा, ताया जी, ताई जी, राहीला और सजावल, यही लोग उसकी ज़िंदगी का महवर थे। उसके दादा चौधरी रहमान अली ने 2 शादियाँ की थीं। पहली शादी उनकी सुरैया बेगम से हुई, जिनके बतन से जब्बार अली पैदा हुए। सुरैया बेगम की ज़िंदगी ज़्यादा देर उनसे वफा न कर सकी और जब जब्बार अली 7 साल के थे तो वो खालिक हकीकी से जा मिली। चौधरी रहमान अली सुरैया से शादी से पहले अपनी खालाजाद नवाना को पसंद करते थे, लेकिन अपने वालिद के डर से वो उनसे शादी ना कर सके थे। लेकिन सुरैया बेगम के मरते ही वो अपनी मोहब्बत को घर ले आए और 1 साल बाद उनके घर सतार अली पैदा हुए। रहमान अली जब्बार से भी प्यार करते थे, लेकिन फितरी तौर पर उनका ज़्यादा झुकाव सतार अली की तरफ था। नौमाना ने जब्बार अली को भी सतार अली की तरह प्यार दिया, लेकिन वो खुद कभी भी इस रिश्ते को कबूल ना कर सके। वक्त गुजरता रहा। रहमान अली के बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। रहमान अली ने जब्बार अली की शादी अपने दोस्त की बेटी हबीबा से करवा दी और सतार अली की मंगनी हबीबा की छोटी बहन से कर दी। लेकिन जब सतार अली ने अपने दोस्त की शादी पर फातिमा को देखा तो उन पर दिल हार बैठे। बाद में पता चला कि फातिमा के वालिद से रहमान अली की पुरानी दुश्मनी है। सतार अली को घर की तरफ से बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ा। आज तक उन्होंने जब भी कोई ख्वाहिश की थी, रहमान अली ने उनके मुंह से निकलने से पहले पूरी की थी, लेकिन यहाँ वो भी मुखालफत पर उतर आए थे। फातिमा भी सतार अली की असीर हो चुकी थी। उन्होंने सतार अली के लिए अपना घर छोड़ दिया और सतार अली ने अपना। वो लोग 3 माह तक घर से दूर रहे। फिर रहमान अली उन्हें ले आए। फिर फातिमा और सतार अली के घर वो यानी लैला पैदा हुई। उस वक्त राहीला 5 और सजावल 3 साल का था। उसके पैदा होते ही रहमान अली ने दोनों भाइयों के ताल्लुक में मजबूती पैदा करने के लिए उसे सजावल से मंसूब कर दिया और अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा लैला के नाम कर दिया। उसके पैदा होने पर फातिमा ने अपने घर फ़ोन किया था। वो लोग आज भी उन्हें कबूल करने को तैयार थे, लेकिन इस शर्त पर कि वो सतार अली को छोड़ दें। उस दिन के बाद फातिमा ने दोबारा कभी उनका नाम नहीं लिया। लैला ने अपने इर्द गिर्द प्यार ही प्यार देखा था। सजावल उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता था। अब भी उसको सोचते हुए उसके चेहरे पर अनगिनत रंग छिलमिलाने लगे थे। फातिमा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो कितनी देर तक उसका चेहरा देखती रहीं। शायद वो किसी खूबसूरत ख्याल के ज़ेरे असर थी। क्या सोचा जा रहा है लाली पुत्र? फातिमा की शरारत से पूछने पर वो घबराकर उनकी तरफ मतवज्जा हुई। कुछ भी तो नहीं अम्मी। वो ख्वामखा सामने पड़े तयशुदा कपड़ों को दोबारा तह करने लगी। तभी सतार अली खंकारते हुए कमरे में दाखिल हुए। लैला ने बेसाख्ता दुपट्टा सर पर लिया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने उसे साथ लगाते हुए कहा। बिल्कुल ठीक। वो उनके साथ ही सामने बिछे तख्त पर बैठ गई। क्या हो रहा है भाई? सतार अली ने फातिमा को देखकर पूछा। आपकी बेटी शादी की तैयारियां कर रही थी। उन्होंने सामने पड़े कपड़ों की तरफ इशारा किया। सतार अली ने मुस्कुराकर अपनी लाडली को देखा। बाबा, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए बिरयानी बनाई है, वो जल्दी से बोली। अच्छा, फिर तो हम ज़रूर खाएंगे, वो मुस्कुराए। मैं अभी खाना लगवाती हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकली। बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अभी कल ही की बात लगती है जब लाली मेरी गोद में बैठकर मुझे अपनी गुड़िया की शादी का हाल सुनाया करती थी और आज खुद दुल्हन बनने जा रही है। सतार अली की भराई हुई आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। अगरचे सजावल से मिलन का एहसास बहुत खूबसूरत था, लेकिन अम्मी बाबा से जुदाई का एहसास भी बहुत तकलीफ दे था। लैला कौन सा दूर जा रही है इस हवेली से, निकलकर साथ वाली हवेली में, और वो भी अपनों में। फातिमा ने खुद को संभाल कर सतार अली को तसल्ली दी तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दिए। लैला किचन की तरफ बढ़ गई। आज आप शहर से जल्दी आ गए? फातिमा ने सोच में गुम सतार अली को देखा। हाँ, सजावल से मिलने गया था उसके फ्लैट पर। कुछ दिनों से कोई सजावल के बारे में गलत किस्म के फ़ोन कर रहा था। होते हैं बाज़ लोग जिन्हें दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। हमारे दुश्मन भी तो इतने हैं। वो अचानक बात बदल गए। सजावल के बारे में क्या कह रहे थे? फातिमा का जहन वहीं अटक गया था। कुछ नहीं, चलो मुझे भूख लगी है, आज मेरी बेटी ने अपने हाथ से खाना बनाया है। वो अचानक उठकर बाहर निकल गए जबकि फातिमा परेशान हो गई थी। सतार अली और फातिमा के लिए खैरा के हाथ दूध भिजवा कर वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब उसने बरामदे से सजावल को आता हुआ देखा। हैरत से वो वहीं खड़ी हो गई। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? उसके करीब पहुंचने पर सजावल ने मुस्कुराकर उसकी घबराई हुई शक्ल देखी। तुम यहाँ इस वक्त? लैला ने घबराकर सतार अली के कमरे की तरफ देखा। उसकी नज़रों के ताक़ुब में सजावल ने देखा तो उसका हाथ पकड़कर बरामदे के आखिरी सिरे पर ले आया। सजावल, उसकी इस हरकत पर वो और घबरा गई।
जल्दी से अपना हाथ खींचा। अब इस तरह रोने वाली शक्ल तो मत बनाओ, इतने दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। पहले पर्दे का पता नहीं था, अब जब शादी में थोड़े दिन रह गए तो बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी है। एक बार शादी हो जाए फिर सबको देख लूँगा। सजावल के झिझलाए हुए अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। अब देख लिया ना, अब जाओ। लैला ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। अभी कहाँ, अभी तो मेरी आंखों की तसल्ली भी नहीं हुई। सजावल के अंदाज पर उसका दिल तेजी से धड़का था। सजावल जाओ प्लीज़। खुद को संभालने के बाद उसने सजावल का बाजू पकड़कर उसे आगे धकेला। बाबा आ गए, वो ज़ोर से बोली तो सजावल जल्दी से पिलर के पीछे छुप गया तो वो एकदम खिलखिलाकर हंस दी। लाली पुत्र, बाबा की आवाज़ पर जहाँ उसकी हंसी को ब्रेक लगा था वहीं सजावल ने मुंह पर हाथ फेरकर उसे धमकी दी और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लैला ने मुस्कुराकर उसे अंधेरे में गुम होते देखा। मैंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद अपनी प्लेट में वो शोरबा जैसा माया डाला जिसमें लहसुन प्याज सब अलहदा अलहदा तैर रहे थे। मैंने बड़ी बेचारगी से सलमा को देखा। हनी, सनी, मामा सबके तासुरात मेरे जैसे थे। बीबी जी, आज सालन बड़े मज़े का बना है, मैंने बड़ा जी लगा कर बनाया है। सलमा ने डोंगा मामा के आगे रखते हुए कहा तो मामा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। कल जो खिचड़ी बनाई थी मुझे वो गर्म कर दो, मामा ने सख्त लहजे में सलमा से कहा। जैन आज ऑफिस गए थे, मामा मेरी तरफ मतवज्जा हुई तो नवाला मेरे हलक में अटक गया। आज मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि शाज़मा का फ़ोन आ गया। वो मुझसे मिलना चाहती थी और मुलाकात के दौरान ऑफिस का ख्याल मेरे जहन से ही निकल गया। जैन, मैं क्या पूछ रही हूँ? मामा की आवाज़ पर मैं फ़ौरन संभल कर बैठ गया। वो दरअसल आज मैं शाज़मा से मिलने चला गया था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा सका। मैंने सर झुका लिया उन्हें देखकर। मैं जानता हूँ उन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन मैं भी क्या करता, झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आप आएंगे? मैंने कुछ परेशानी से हनी को देखा। अच्छा बेटा, कोशिश करूँगा। मेरे कहने पर सनी ने गुस्से से मुझे देखा और कुर्सी से उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं शर्मिंदा होकर सर झुका गया। मैंने कुछ सोचकर शाज़मा का नंबर डायल किया। खैरियत, आज चांद कहाँ से निकला है? मेरी आवाज़ सुनकर वो चहकी तो मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बस तुम्हारी याद आ रही थी। मेरा लहजा खुद ब खुद रोमांटिक हो गया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाज़मा, कल बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो मैं सोच रहा था तुम भी मेरे साथ चलो। अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। आखिरकार आधा घंटा बात करने के बाद मैंने खुद को असल बात कहने के लिए तैयार कर ही लिया, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हेलो शाज़मा। हाँ सैन, प्लीज़ माइंड मत करना, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, सो प्लीज़ सॉरी। शाज़मा, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा लहजा मलतजी हो गया। ओहो जैन, हर बार तुम एक ही बात करते हो और हर बार मेरा एक ही जवाब होता है, लेकिन फिर भी तुम ज़रूर पूछते हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं वहाँ 2 बच्चों की माँ बनकर जाऊँ, जबकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। और फिर मैं क्या इतनी बड़ी लगती हूँ कि 2 बच्चों की माँ बन जाऊँ? हमेशा की तरह शाज़मा ने अपनी पिछली बात दोहराकर बड़ी मासूमियत से मुझसे पूछा, और हमेशा की तरह मुझे बहुत गुस्सा आया था, जिसे मैंने ज़ब्त कर लिया। शाज़मा, वो बच्चे तुम्हारे भी कुछ लगते हैं, और आज नहीं तो कल आखिर तुम्हें ही ये फ़र्ज़ अदा करना है, क्योंकि तुम जानती हो कि सनी और हनी के लिए अब मैं ही बाप हूँ और तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मेरा अंदाज़ जताता हुआ था। जैन, कल की कल देखी जाएगी, कल के लिए मैं अपना आज ख़राब नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, बाय। शाज़मा ने रूखा सा जवाब देकर फ़ोन बंद कर दिया। हर बार ऐसा ही होता था और हर बार मैं नए सिरे से दुखी होता था। बस बीबी, इससे आगे अब मैं नहीं जा सकती। मेरा आपका साथ यहीं तक था, मैंने आपको खुदा की अमान में दिया। खैरा ने उसका हाथ चूमते हुए कहा तो वो रो पड़ी। खैरा, मैं कहाँ जाऊँ? वो डरी हुई नज़रों से अपने दोनों अतराफ बने हुए बड़े बड़े गेटों वाली कोठियों को देखने लगी। बीबी, इस तरह रोकर मेरा दिल और ना दहलाओ। मुझे हर हाल में दिन निकलने से पहले हवेली पहुँचना है, मुझे माफ़ करना। खैरा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और तेज़ी से अपने साथ आए भाई खावर का हाथ थामकर पीछे मुड़ गई और थोड़ी देर बाद उसकी नज़रों से ओझल हो गई। लैला ने अपनी डबडबाई हुई आंखें साफ करके इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ये लाहौर का पोश एरिया था। हल्की हल्की रोशनी फैली थी, जिसका मतलब था सुबह होने वाली है। वो आहिस्ता आहिस्ता घास के बने हुए कतार के साथ चलने लगी। एक गाड़ी तेज़ी से उसके करीब से गुजरी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो गाड़ी रिवर्स हुई थी। लैला ने मतवाहिश नज़रों से इर्द गिर्द देखा, जहाँ दूर दूर तक कोई जी नफ्स नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी उसके करीब आकर रुकी और उसमें से 4 लड़के निकले। हाय बेबी, लगता है तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है। फ्रंट सीट से निकलने वाला लड़का उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा इस वक्त मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थीं।
हाथ में पकड़े बैग पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। खौफ से उसकी आवाज़ कांपने लगी। अच्छा, वो चारों हंसे। लैला ने अपने हवास यकजा करके तेज़ी से पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। अरे पकड़ो उसे। अपने पीछे उसने उस लड़के की आवाज़ सुनी थी। अब शायद वो चारों उसके पीछे भाग भी रहे थे। अचानक कोई चीज़ उसके पाँव से टकराई तो वो मुंह के बल गिरी और उसके हाथ में थमा हैंडबैग दूर जा गिरा। वो एक झटके से सीधी हुई, तब तक वो चारों उसके सर पर पहुंच चुके थे। लैला में ना तो चीखने की और ना ही उठने की हिम्मत रही थी। तभी दाएं तरफ के गेट पर कुछ हलचल हुई तो लैला ने झटके से आंखें खोलकर देखा, जबकि वो चारों भी चौंक कर मुड़े थे। बाज़ दफ़ा जल्दी उठना भी बड़ा मज़ा देता है, मैंने लॉन में खिले फूलों को देखकर सोचा और ताज़ा हवा में गहरे सांस लेने लगा। आज चूँकि इतवार था, बच्चों को लेट उठना था, सो मैं भी फ्री था। ये सुल्तान खान अभी तक नहीं आया, मैंने खाली गेट देखकर सोचा। चाबियाँ चूँकि मेरे पास थीं, लिहाजा उसको डिस्टर्ब करना फजूल था। मैं सीटी पर शौक से धुन बजाता हुआ गेट की तरफ आ गया। अभी मैंने गेट खोला ही था जब कोई नाजुक सा वजूद मुझसे टकराया। मैं हैरान परेशान अपने सामने काली चादर में लिपटे उस वजूद को देखने लगा, जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें आंसुओं से भरी थीं। मेरे इस तरह होंकों वाले स्टाइल पर शायद वो परेशान हो गई थी। प्लीज़ हेल्प मी, बाहर वो लोग। उसने उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया तो मैंने जल्दी से बाहर झांका, जहाँ 4 लड़के खड़े थे। मुझे देखते ही वो चारों तेज़ी से पीछे मुड़ गए। वो लोग चले गए। मेरे कहने पर उसने जल्दी से बाहर झांका और हथेली से अपने आंसू साफ किए। थैंक्स, उसने मुझसे कहा, लेकिन मेरी नज़रें उसके ज़ख्मी हाथों पर ठहर गई थीं। आपका हाथ। मेरे कहने पर उसकी नज़रें अपने हाथों तक गईं, फिर उसने जल्दी से उन्हें अपनी चादर में छुपा लिया। मैं गिर गई थी। उसकी धीमी आवाज़ पर मेरी नज़रें एक बार फिर उसकी झुकी आंखों से टकरा गई। मैं कुछ देर यहाँ रुक सकती हूँ? उसकी बात पर मैं चौंका और पुरसोच नज़रों से उसे देखने लगा। एक बिल्कुल तन्हा और ज़ख्मी लड़की। कई वारदातें मेरे जहन में कूंद गईं और आजकल वैसे भी काफ़ी वारदातें हो रही थीं जिनकी लीडर ख़वातीन ही होती थी। प्लीज़, मैं सिर्फ थोड़ी देर यहाँ रुकूंगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसकी मुल्तजियाना आवाज़ पर मैंने सर हिला दिया और गेट बंद करके उसे लॉन में ले आया। आप बैठें, मैंने लॉन में बिछी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वह एक कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। अचानक वो एक झटके से उठ खड़ी हुई तो मैं हड़बड़ा गया और मेरे जहन ने खुद को गोली खाने के लिए तैयार किया। मेरा पर्स। वो तेज़ी से गेट की तरफ भागी तो मैं हैरत से उसके अल्फाज दोहराकर उसके पीछे हुआ, जो अब गली के दरमियान खड़ी होकर बड़ी बेताबी से अपना पर्स तलाश कर रही थी। क्या हुआ? मैंने उसके करीब जाकर पूछा। मेरा पर्स यहाँ गिरा था, अब नहीं है। वो रोते हुए सड़क की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने कुछ अफसोस से इर्द गिर्द नज़रें घुमाकर उसका पर्स तलाश करने की कोशिश की और नाकामी पर उसका चेहरा देखा। साहब जी, कोई मसला हो गया है? सुल्तान खान की आवाज़ पर मैं तेज़ी से पलटा। हाँ सुल्तान, इन मिस का बैग गुम हो गया है। सुल्तान बाहर निकल आया। बीबी किस रंग का था? ब्लैक। अच्छा, मैं देखता हूँ। सुल्तान खान गली के आखिर तक गया और इस दौरान मेरी और उस लड़की की नज़रें मुसलसल सुल्तान खान पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद वो खाली हाथ उसके सामने था। बीबी, पर्स तो कहीं नहीं मिला। सुल्तान खान के कहने पर उसके आंसुओं में मज़ीद रवानी आ गई। न जाने क्यों मुझे उस पर बहुत तरस आया। आप अंदर आ जाएं। मेरे कहने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। देखिए, इस वक्त पूरी तरह रोशनी नहीं हुई, आपको फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप दिन निकलने का इंतज़ार कर लें। मेरी बात शायद उसकी समझ में आ गई थी। वो चुपचाप मेरे पीछे आकर उसी कुर्सी पर बैठ गई। आपके पर्स में कितना अमाउंट था? मैंने बैठते हुए पूछा। 15-20 हज़ार। उसकी रुंधी हुई आवाज़ पर मेरे मुंह से बेसाख्ता ओह निकला था। सुल्तान, जाओ सलमा को बुला लाओ। मेरे कहने पर सुल्तान सर हिलाते हुए चला गया। अच्छा खासा वक्त गुजर गया था, सूरज भी निकल आया था, लेकिन मेरे सामने बैठी वो लड़की मुसलसल रो रही थी। मैं परेशानी से थोड़ा सा आगे को झुका। आप प्लीज़ रोना बंद करें, मैं समझ सकता हूँ अच्छा खासा अमाउंट था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। जाने वाली चीज़ तो चली गई। आप मुझे बताएं आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस वक्त मैं पूरी हमदर्दी के मूड में था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सलमा बेगम की हमेशा की तरह गलत वक्त पर एंट्री ने मेरे चेहरे के तासुरात बिगाड़ दिए। सलाम पाजी। हाँ हाय, ये बाजी जी कौन है? पाजी और हाँ हाय कहने पर मैंने गुस्से से उसे देखा, जो आंखें फाड़े मशकूक नज़रों से कभी मुझे और कभी उस लड़की को देख रही थी। कोई नहीं है, तुम जाओ नाश्ते के लिए कुछ बनाओ। मेरे गुस्से से कहने पर वो जल्दी से अंदर को मुड़ी तो मैंने गहरा सांस लेकर एक बार फिर उस लड़की की तरफ मतवज्जा हुआ। आप नाश्ता कर लें और फिर मुझे बता दें आपको कहाँ जाना है, मैं तब तक कपड़े चेंज करके आता हूँ। मैं कहकर मुड़ा तो वहीं साकत हो गया। सलमा बेगम मामा को लेकर खरामा खरामा चली आ रही थी। मैं उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ा।
करीब आने पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्त तरीके से घूरा। कौन है ये लड़की? मामा की गुस्सीली आवाज़ पर मैं घबरा गया। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले की सारी रुदाद उनके गोश गुजार कर दी। मामा मुझे नज़रअंदाज करते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ी और मैंने बड़े अफसोस से उस रोती हुई लड़की को देखा, जिसकी बेइज्जती करने के बाद अब उसे निकाल दिया जाना था। मामा बड़े जारहाना तेवरों के साथ उसके पास खड़ी कुछ पूछ रही थी। मैंने अपनी नज़रें वहाँ से हटाकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। बेचारी लड़की, मैंने सोचा और शावर लेने चल दिया। कुछ देर बाद डाइनिंग रूम में कदम रखा तो मुझे झटका लगा, जहाँ वो लड़की भी अब मौजूद थी, जबकि मामा उसके करीब बैठी जाने क्या कह रही थी। मैं सर झटक कर अंदर आ गया, लेकिन मामा के करीब बैठते ही मुझे दूसरा झटका लगा। उसका नकाब उतर चुका था। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है। मैंने दिल ही दिल में उसके हुस्न को सराहा। मामा की तफ्तीश अब भी जारी थी। मैंने नाश्ते के दौरान नज़र उठाकर सनी और हनी को देखा, जो बिखरे बालों के साथ मुंह खोले गर्दन उठाए उस लड़की को घूर रहे थे। बेटा, तुम्हारे फादर जिंदा हैं? मामा के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया तो मामा के साथ मैंने भी तरहम भरी नज़रों से उसे देखा। तुम्हारी अम्मी? अब उसने कुछ कहे बगैर रोना शुरू कर दिया। बेटा, तुम्हारा कोई घर तो होगा? अब मामा कुछ बेचारगी से बोली। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई घर नहीं। वो एकदम मामा से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो मैं नाश्ता छोड़कर हैरत से मामा को देखने लगा, जो रोने में उसका साथ देने लगी थी। बस बेटा, चुप कर जाओ, ये भी तुम्हारा घर है। मामा ने उसे खुद से अलग करके उसके आंसू साफ किए। मामा, मुझे आपसे बात करनी है, कहकर मैंने जल्दी से कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। क्या बात है? मामा की गुर्राहट पर मैं डर के मारे उछल पड़ा। मामा, क्या ज़रूरत है उस लड़की को यहाँ रोकने की? क्या पता किसी डाकुओं के गिरोह की लीडर हो। मेरे कहने पर मामा ने घूर कर मुझे देखा। तुम्हें वो शक्ल से ऐसी लगती है? वो बेचारी तो इतनी मासूम और दुखी। मामा प्लीज़, शक्ल ही तो धोखा देती है। मैंने मामा की हमदर्दी मज़ीद तवील होने से पहले अपना फ़लसफ़ा झाड़ा तो मामा मुझे घूरने लगी। उनको खामोश देखकर मैं मज़ीद बोला, आप खुद सोचें, अच्छी खासी लड़की जिसके पर्स में 15-20 हज़ार रुपये थे, वो कहाँ से आए? और वो कह रही है उसका कोई घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। तो क्या आज सीधी आसमान से उतरी है, वो भी हमारे घर के आगे? इतनी देर कहीं तो रही होगी। ये ज़रूर कोई ख़तरनाक लड़की है। मैंने पुरजोश अंदाज में अपने खदशात बयान करने के बाद मामा को देखा, जो खामोश थी। इसका मतलब था वो मेरी बातों से इत्तफाक कर रही हैं। मामा ने मेरी तरफ देखा और कहा, वो लड़की यहीं रहेगी, अब मज़ीद कोई बकवास मत करना। मामा ने उंगली उठाकर मुझे धमकी दी तो मज़ीद कुछ कहने के लिए मेरा खुला मुंह खुले का खुला रह गया। मैं गुस्से से पोस्ट की तरफ आ गया। आज सुबह मुझे उस लड़की पर तरस आ रहा था, लेकिन अब बेतहाशा गुस्सा। अस्पताल पहुंचते ही मैंने घर का नंबर मिलाया। गुस्से में मैं मोबाइल भी घर भूल आया था। हेलो हनी बेटा, घर में सब ठीक है ना? हनी की आवाज़ सुनते ही मैं काफ़ी बेचैनी से बोला, जी चाचू। वहाँ से काफ़ी हैरत से कहा गया, वो लड़की कहाँ है? वो तो दादों के पास बैठी हैं। मैंने फ़ोन रख दिया। मुश्किल 1 घंटा गुजारकर मैं फिर घर के लिए निकल पड़ा। अजीब ही परेशानी थी। घर आकर मामा के कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका, जहाँ वो अपनी सारी बीमारी भुलाए पता नहीं कौन सी कहानी उसे सुना रही थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गया। अभी शाज़मा आई होती तो मामा को 2 घंटे से पहले कमरे से बाहर ही नहीं आना था। पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई। रात को जब मैं डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ तो मामा बड़े इसरार से उसे खाना खिला रही थी। मैं गुस्से से अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। खाना खाने के दौरान मैंने अपनी पेशानी के बल दूर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खुलवा दिया है। सलमा, लैला को गेस्ट रूम में ले जाओ। तो मौसूफ़ा का नाम लैला है, मैंने गुस्से से सोचा। वो उठी तो साथ मामा और बच्चे भी उठ गए और मैं झिंझला कर रह गया। बंद होती आंखों के साथ मैंने जूसर का बटन पुश किया और सारा किचन जूसर की आवाज़ से गूंज उठा। मैंने जल्दी से टोस्टर से टोस्ट निकाले। अभी मैं मुड़कर फ्रिज से दूध निकालने वाला था जब मेरी नज़र दरवाजे में खड़ी लैला पर पड़ी। मेरे माथे पर खुद ब खुद बल पड़ गए। कोई काम है आपको? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। जवाबन उसकी घबराहट बेसाख्ता थी। जी मैं। वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे देखने और सुनने का मुझ में हौसला बिल्कुल नहीं था। आपको जो भी काम है बाद में कर लीजिएगा, फ़िलहाल मैं यहाँ पर बिज़ी हूँ। मेरे लफ्ज़ों के बरक्स मेरा लहजा साफ कह रहा था, अपनी शक्ल गुम करो। मैंने दूध निकालकर उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन झुका हुआ चेहरा बता रहा था कि वो आंसू जब्त करने के चक्कर में है। इसकी वजह से मैं 3 दिन से मुसलसल अजाब में था। सारा दिन अस्पताल से 40 फ़ोन घर कर के पता करना पड़ता था कि सब ठीक है या नहीं, और तकरीबन सारी रात चौकीदार की तरह मेरी नज़रें गेस्ट रूम के दरवाजे पर अटकी रहती थी कि पता नहीं मोहतरमा कब एक्शन में आ जाएं। वो 3 दिन से यहाँ थी, मगर मेरे सामने बिल्कुल नहीं आई थी।
باقی سب کی روٹین وہی تھی، مگر میری زندگی مزید عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بچوں کے جانے کے بعد میں نے ابھی چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ میرا موبائل بج اٹھا۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے موبائل کو گھورا۔ ہیلو، اسکرین پر نمبر دیکھے بغیر میں پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ زین، آر یو اوکے؟ دوسری طرف سے شازمہ کی کافی حیرت زدہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، میں نے بے اختیار خود کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں غصے میں تو نہیں ہوں، تم سناؤ، میں نے ڈھیلے انداز میں کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ، 4-5 دن سے تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ بس یار، تھوڑا بیزی تھا، ابھی بھی ہسپتال کے لیے نکل رہا ہوں، میں نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر شام کو میں تمہارے ہاسپٹل آ جاتی ہوں۔ گاڑی کی طرف بڑھتے میرے قدم رک گئے۔ شازمہ کے آنے کا مطلب ڈنر اور ڈنر کا مطلب رات 11-12۔ اس دوران اگر وہ لڑکی… ہیلو زین، شازمہ کی آواز پر میں ہوش میں آیا۔ وہ شازمہ، ایسا ہے کہ آج مجھے آفس بھی جانا ہے، شاید وہاں مجھے دیر ہو جائے، میں نے بہانہ گھڑا۔ سچ زین، کبھی کبھی تم بہت بور کرتے ہو، ہمیشہ مجھے ہی دعوت دینا پڑتی اور شرمیلی محبوبہ کی طرح تمہارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ شازمہ کی بات پر میرا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ میرا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ ہاں، ہنس لو، کبھی کبھی تو تمہارے چہرے پر ہنسی آتی ہے، کبھی تو مجھے لگتا ہی نہیں تم وہ زین ہو جسے میں نے پسند کیا تھا۔ ہر وقت تمہارے سر پر گھر اور آفس کی فکر سوار رہتی ہے۔ بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، آنٹی نے دوائی لی ہے یا نہیں، آفس میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ تم خود ہی یاد کر کے بتاؤ، کتنے عرصے سے ہم نے اپنی بات کی ہے۔ پتہ نہیں کب سے دبا ہوا غصہ شازمہ نے مجھ پر نکالا تھا۔ میرا موڈ پھر آف ہو گیا۔ شازمہ، تم تو میری اپنی ہو، تم تو میری مجبوری سمجھ سکتی ہو، میں نے بڑی بے چارگی سے کہا۔ زین، پچھلے 2 سالوں سے یہی تو سن رہی ہوں۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، تم 5 بجے پہنچ جانا، میں نے ہار کر کہہ دیا۔ یہ عورتیں بھی مصیبت ہوتی ہیں۔ او گاڈ، گھڑی کی طرف دیکھتے ہی میری نیند سے بوچھل آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں۔ اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا؟ میں جلدی سے بستر سے نکل کر باتھ روم میں گھس گیا۔ آج کل بچوں کے ایگزامز ہو رہے تھے اور چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تولیے سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آواز سے لگ رہا تھا سلمیٰ آ گئی ہے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میرے چہرے کے زاویے بگڑ گئے جہاں لیلا بیگم موجود تھیں۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوا چولہے کی طرف آ گیا۔ میں ناشتہ بنا دوں؟ دودھ کا ڈبہ کھولتے ہوئے میں نے اس کی آواز سنی۔ میں نے کوئی رسپانس دیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ میں آپ کی مدد کر دوں؟ وہ پھر بولی تو میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ محترمہ، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ شاید بھول رہی ہیں، یہ میرا گھر ہے۔ آپ کی صرف مدد کی تھی، آپ جوتیوں سمیت آنکھوں میں گھس رہی ہیں۔ پتہ نہیں ماما کو کیا کہانی سنا کر آپ نے قائل کر لیا ہے، پر میں آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی اجنبی کے گھر اس طرح رہتے ہوئے؟ جینا حرام کر دیا ہے آپ نے۔ میں تو جیسے آج پھٹ پڑا تھا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، آپ مجھ پر شک کرتے ہیں، لیکن یقین کریں میں چور نہیں ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں کسی بری نیت سے نہیں آئی، میں مجبور، بہت مجبور ہوں، اس لیے بے شرم بن کر آپ کے گھر رہ رہی ہوں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول کر تیزی سے باہر نکل گئی اور میں حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ ہسپتال پہنچ کر میں سارا دن پریشان رہا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مجھے اس سے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی تھی اور اس دوران اس نے میری پریشانی کافی حد تک کم کر دی تھی۔ اب میرے اٹھنے سے پہلے بچے صاف ستھرے اور تیار ملتے تھے اور میرے کچن میں پہنچنے سے پہلے بچے ناشتہ کر چکے ہوتے تھے، لیکن وہ میرے سامنے بالکل نہیں آتی تھی۔ لیکن آج اس کو دیکھتے ہی پتہ نہیں کیوں میرا غصہ پھر اود آیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں جو شرمندہ ہوا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میرا دل چاہ رہا تھا اپنا سر کہاں دے ماروں۔ کیا مصیبت ہے! میں نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین ٹیبل پر پٹک دیا۔ بچے، آخر پتہ بھی چلے بات کیا ہے؟ صبح سے رو رو کر تم نے برا حال کر لیا ہے، اب جانے کی رٹ لگا کر مجھے مزید پریشان کر رہی ہو۔ ماما کی آواز سن کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میرے قدم وہیں رک گئے۔ آنٹی، مجھے جانا تو ہے نا؟ لیلا کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ کہاں جانا ہے بیٹی، جبکہ تمہارا یہاں کوئی نہیں؟ میں تمہیں ایسے بھیج کر کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ اکیلی جوان جہان لڑکی کو میں کیسے جانے دوں؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی، ماما نے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی۔ پلیز آنٹی، میری یہاں ایک آنٹی بھی رہتی ہیں۔ جھوٹ مت بولو لیلا، تم نے اپنی اس آنٹی کو دیکھا تک نہیں، اور ایڈریس تمہارے پرس میں تھا جو گم ہو چکا ہے، پھر کہاں جاؤ گی؟ ماما رسان سے اسے سمجھا رہی تھی۔ لیلا، سچ سچ بتاؤ، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ اتنے دن سے تم یہاں ہو، پھر آج کیا بات ہو گئی ہے؟
मामा के मशकूक अंदाज पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। नहीं आंटी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे जाना है। आनी, आप चली गई तो सुबह पराठा कौन बनाएगा? हमें होमवर्क कौन करवाएगा? अब सनी की बसोरती हुई आवाज़ आई। बच्चे उसे आनी कहने लगे थे। इन 2 हफ्तों में उनकी उससे काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। आनी मत जाएं, अब हनी भी रोते हुए बोली। सलमा, उस दिन मैंने तुम्हें लैला के कपड़े सिलवाने को दिए थे, वो लाकर लैला को दे दो। मामा के अंदाज से लग रहा था उन्होंने लैला को भेजने का फ़ैसला कर लिया है। लैला बेटा, पता नहीं क्या सोचकर तुमने ये फ़ैसला किया है, लेकिन यकीन मानो मैंने तुम्हें अपनी बेटी से कम नहीं समझा। इन दिनों जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा है, अगर मेरी कोई बेटी होती तो यकीनन तुम्हारी तरह मुझे प्यार करती, लेकिन शायद तुम हमें गैर समझती हो। आखिर में मामा भी रो पड़ी। यार, मेरे घर वाले कुछ ज़्यादा ही इमोशनल नहीं, मैंने खुद से कहा। आंटी, मैं आपको गैर नहीं समझती। आपका मुझ पर यह बहुत बड़ा एहसान है कि आपने इतने दिन मुझे यहाँ इज्जत से रखा। लेकिन अब प्लीज़ आंटी। ठीक है बेटा, लेकिन आज रात रुक जाओ। मामा के कहने पर मैं वहाँ से हट गया। यकीनन मेरी सुबह वाली बातों ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया था। अब अगर वाकई उसका कोई नहीं तो उसके साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ तो सारी उम्र मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा। दरवाजे पर दस्तक देकर मैं अंदर आ गया। वो सर झुकाए बैठी थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो तेज़ी से खड़ी हुई। उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखें देखकर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ। मैं सिर्फ आज रुकूंगी, कल सुबह चली जाऊंगी, उसने जल्दी से नज़रें झुकाकर कहा। आई एम सॉरी, मैं अपने सुबह के रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप देखें, हालात ही ऐसे हैं कि मैं आप पर शक करने पर मजबूर हो गया था। लेकिन प्लीज़, एक्सट्रीमली सॉरी। आपको एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मेरे माफ़ी मांगने पर वो बोली तो मैंने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से उसे देखा। मैं चाहता हूँ आप ना जाएं। मेरे कहने पर उसने पहली बार नज़रें उठाकर हैरत से मुझे देखा। मैं ज़्यादा दिन तो यहाँ नहीं रह सकती। आपने इतने दिन मुझे यहाँ रहने दी, आपकी यही बहुत मेहरबानी है। वो सादा से अंदाज में बात कर रही थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर दिल मिला रहा था। ये तो मैं जान गया था कि एक ठिकाना उसकी ज़रूरत है और कुछ बच्चे उससे ज़्यादा ही अटैच हो गए हैं। मैंने उसे बच्चों के लिए जॉब ऑफ़र की और कमरे से बाहर निकल आया। लाउंज में कदम रखते ही मैं बेसाख्ता मुस्कुराया। जहाँ सनी और हनी लैला के दाएं बाएं बैठे थे, उसने उन दोनों को अपने बाजुओं के हल्के में ले रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कुछ बता रही थी। गुड इवनिंग एवरीवन, मैंने ज़ोर से बोलकर सबको मतवज्जा किया। मेरे हाथ में शापर्स देखकर सनी और हनी दौड़कर मेरी तरफ आए। चाचू, आपको याद था? मेरे हाथ से रैकेट और बैट पकड़ते हुए सनी ने हैरत से मुझे देखा तो मैं मुस्कुरा दिया। मेरी प्यारी डॉल के लिए बारबी डॉल। हनी तो बाकायदा मेरे गले लगकर रो पड़ी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया था। मैं आज तक समझता रहा कि मैं बच्चों को सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन अब एहसास हो रहा था बच्चे अंदर से कितने महरूम थे। उन्हें चीज़ों की नहीं, मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत थी। आपके लिए चाय लाऊं? लैला की आवाज़ पर मैंने उन दोनों से नज़रें हटाकर उसे देखा। ज़रूर, मैंने केक और पिज़्ज़ा के डब्बे उसे पकड़ाते हुए कहा। सलमा अंदर है? मेरे पूछने पर उसने अस्बात में सर हिला दिया। और प्लीज़ मेरे लिए चाय तुम बनाना। मेरे मल्तजी अंदाज पर वो मुस्कुराकर मुड़ गई। लैला को यहाँ आए 2 माह हो गए थे और अब तक हमारी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। आज भी उसने सुबह मुझे फ़ोन करके सनी और हनी की फरमाइश याद करवाई थी, जो उन्होंने रात को की थी और जिसे हमेशा की तरह मैं भूल चुका था। आज बच्चों के चेहरे पर मैंने जो खुशी देखी थी, उसे देखकर मेरे दिल को बेतरह सुकून मिला था। हेलो की आवाज़ पर मैंने मुड़कर देखा, जहाँ अपना खूबसूरत रूप लिए शाज़मा खड़ी थी। मेरे चेहरे पर खुशी छलक उठी। अरे, आज तो आंटी भी यहाँ बैठी हैं। वो मुस्कुराते हुए मामा के पास आ गई। आज तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई? मामा ने उसका चेहरा चूमते हुए कहा। बस आंटी, आजकल जैन मुझे खुद ही मिल जाता है तो फिर ज़रूरत ही नहीं रहती। अपनी तरफ से उसने काफ़ी माकूल वजह पेश की थी। मैं अब हर 2 दिन बाद शाज़मा से मिलने चला जाता था। क्यों, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जैन से है? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? मामा के कड़े लहजे पर वो गड़बड़ा गई। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। ओह, कितनी प्यारी डॉल है, दिखाओ हनी। वो फ़ौरन हनी की तरफ मतवज्जा हो गई। अस्सलाम वालेकुम। लैला के सलाम करने पर शाज़मा ने सर उठाकर उसे देखा तो कितनी देर तक उसकी हैरान नज़रें लैला के चेहरे पर जमी रहीं। लैला के कप बढ़ाने पर मैंने अपनी नज़रें शाज़मा पर से हटा लीं। ये कौन है? वो काफ़ी देर बाद बोल सकी थी। ये लैला है, तुम्हें बताया तो था। और लैला, ये शाज़मा है, मेरी फियांसी। जी जानती हूँ, इनकी तस्वीरें देख रखी हैं। कैसी हैं आप? वो मुस्कुराते हुए शाज़मा से पूछ रही थी। ये लैला है? शाज़मा अब भी हैरत से उसे देख रही थी। शाज़मा की हैरत पर मैं दिल ही दिल में महजूज हो रहा था। मैंने उसे लैला के बारे में बताया था कि वो बच्चों की केयर करती है। अब पता नहीं उसने लैला का क्या खाका खींचा था। यकीनन उसकी उम्र और खूबसूरती उसके लिए हैरत का बाइस थी।
آپ چائے لیں گی یا کولڈ ڈرنک؟ اب شازمہ چونکی تھی۔ کچھ بھی۔ لیلا کچن کی طرف مڑ گئی۔ چونکہ ہمیں ڈنر پر جانا تھا لہٰذا تھوڑی دیر بعد ہم اٹھ گئے۔ کافی کم عمر ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے شازمہ کی آواز سنی۔ ہاں لیکن کافی سمجھدار ہے۔ وہ ہکارا بھر کر چپ ہو گئی۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہو کر میں نے گلاس ڈور کے قریب والی ٹیبل کا انتخاب کیا۔ لیلا یہاں کب سے ہے؟ ہمارے بیٹھتے ہی شازمہ نے پھر پوچھا۔ یہی کوئی 2 ماہ سے، میں نے مینیو کارڈ پڑھتے ہوئے کہا۔ ویٹر کو آرڈر دے کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری اس سے کافی بے تکلفی ہے نا؟ ہے تو، لیکن اتنی بھی نہیں۔ ایکچولی وہ زیادہ بات ہی نہیں کرتی بلکہ میرا اس کا بہت کم آمنا سامنا ہوتا ہے۔ میں سرسری انداز میں بتا کر چپ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے نظر اٹھا کر اس کا پرسوچ چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے آج بہت چپ چپ ہو؟ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ زین، لیلا کافی خوبصورت ہے۔ اس کی کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کے میں ٹھٹکا۔ او مائی گاڈ شازمہ، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں اور لیلا؟ پہلے میں حیران ہوا اور پھر کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ تم بھی نا یار، میں نے تو کبھی اسے غور سے دیکھا بھی نہیں۔ پھر تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دیں، لیکن پھر بھی اس کے چہرے میں کچھ عجیب سی بات ہے۔ وہ اب کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا۔ لیکن تمہاری والی بات کہاں؟ ہاں واقعی، بھلا میرا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تو میں اس کو موڑ میں واپس آتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ گھر واپسی پر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی میری نظر ان تینوں پر پڑی۔ دونوں بچوں کے ساتھ وہ بھی بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شازمہ بھی حد کرتی ہے، بھلا اتنی جھیمپو لڑکی میں انٹرسٹ لوں گا میں نے کوٹ اتارتے ہوئے سوچا۔ آج میں ہسپتال میں اتنا تھک گیا تھا کہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نیند میں تھا جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا جہاں ہنی کھڑی رو رہی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس کے آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ چاچو، دادو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہنی کی بات سن کر میں ننگے پاؤں ماما کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم رک گئے۔ لیلا ماما کا چہرہ تھامے کچھ کہہ رہی تھی۔ امی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ امی، لیلا آپ کے پاس ہے۔ وہ کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر ماما کو دیکھا جو غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے بیڈ کے دوسری طرف جا کر ان کا بازو تھام لیا۔ ان کا بی پی لو تھا اور کمزوری کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھیں۔ انہیں انجیکشن دینے کے بعد میں نے ایک بار پھر لیلا کو دیکھا جو ارد گرد سے مکمل بیگانہ ہو کر بڑبڑا رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کی طرف آ گیا۔ لیلا، ماما ٹھیک ہیں؟ میرے بولنے پر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ لیلا، میں نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ امی، وہ اب بھی وہی جملے دہرا رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ لیلا، ماما اب ٹھیک ہیں، میں نے نسبتاً زور سے کہا تو وہ جیسے چونکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا۔ میرے ہاتھ اب بھی اس کے کندھوں پر تھے۔ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا اور اگلے ہی پل وہ کندھے پر سے میرے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹی اور سر جھکا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں ماما کے پاس ہوں۔ نہیں، میں آنٹی کے پاس رہوں گی۔ وہ اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ آر یو شیور؟ میرے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا تو میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے ماما کی طرف بڑھا اور اب کے حیرت کے مارے میں دنگ رہ گیا۔ لیلا اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ میں اندر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ماما کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آنٹی کے لیے کیا بناؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی ہلکی پھلکی چیز۔ میری بات سن کر وہ باہر نکل گئی۔ ماما کو چیک کرنے کے بعد میں بھی کچن میں آ گیا۔ آپ کچھ لیں گے؟ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ 1 کپ چائے، اس سے کہہ کر میں ڈبل روٹی پر جیم لگانے لگا۔ اس نے چائے کا کپ میرے آگے رکھا تو میں نے نظر اٹھا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تم بھی کچھ کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں۔ لیلا بیٹھ جاؤ۔ اب میں قدرے غصے سے بولا تو وہ گھبرا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے پلیٹ اور چائے کا کپ اس کے سامنے سرکا دیا اور جتنی دیر میں چائے پیتا رہا میری نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ اس نے اچانک اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی پلکیں پھر جھک گئی تھیں، لیکن اب کی بار اس کے چہرے سے اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے کہاں ایسی جھیمپو لڑکیاں دیکھی تھیں۔ یہی اگر میں شازمہ کو دیکھتا تو جواباً وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتی، مگر لیلا ایسے گھبرا رہی تھی جیسے میں ثابت اسے نگل جاؤں گا۔ میں سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ بیٹنگ کرتے ہوئے اچانک بال مجھے لگی۔ ہائے ہائے، میں مر گیا۔ میں کراتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے اتنا درد نہیں ہو رہا تھا جتنا میں شور مچا رہا تھا۔ مجھے اس طرح زمین پر بیٹھتے شور مچاتے دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو میں اپنا درد بھول کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ باجی جی، تساں تے بڑا سوہنا ہنستے ہو۔ میری سوچ کو الفاظ سلمہ نے دیے تو جیسے اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ اس نے گھبرا کر سب کے چہرے دیکھے۔
चलो लैला जल्दी से बॉल कराओ। उसे परेशान देखकर मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा तो वो भी मुतमईन हो गई। मेरे ज़ोर से शॉट लगाने पर बॉल शेड पर गिरी। सनी उसे उतारने के लिए ऊपर चढ़ा, लेकिन पता नहीं कैसे उसका पाँव फिसला और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं बेइख्तियार उसकी तरफ दौड़ा। उसके घुटने से खून निकल रहा था। उसके रोने पर सब उसे घेर कर बैठ गए। उसकी ड्रेसिंग करके जो ही मैंने सर उठाया, मैं हैरान रह गया। दीवार के साथ लगी वो बाकायदा काँप रही थी। लैला, क्या हुआ? उसे देखकर मामा भी चौंकी। मामा ने उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा थामा। मामा, खून। वो खौफज़दा नज़रों से पट्टी पर लगे सुर्ख धब्बे को देख रही थी। ये दूसरी दफ़ा था जब मैंने उसे इस कैफियत में देखा था। मेरी नज़रों में उलझन तैरने लगी। सलमा सनी को उठाकर अंदर ले गई तो मामा और हनी भी उसके साथ चले गए, जबकि मैं उसकी तरफ आ गया। लैला, तुम्हें कोई परेशानी है? मेरे अपनायत से पूछने पर उसने मेरी तरफ देखा तो कई आंसू तेज़ी से उसकी आंख से निकले। लैला, तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। मेरे कहने पर उसने बोलने की कोशिश की। हेलो ज़ैन। शाज़मा की आवाज़ पर मैं तेज़ी से पलटा, जिसने मुझे देखने के बाद बड़ी कांटदार नज़रों से लैला को देखा। लैला उसे सलाम करके अंदर चली गई। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा कि अभी शाज़मा कुछ कहेगी, लेकिन वो कुछ देर बैठकर चली गई। हालांकि लैला पर गड़ी उसकी नज़रें मुझ पर बहुत कुछ वाज़ेह कर गई थीं। गाड़ी एक जगह रोककर मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। अचानक कुछ याद आने पर मैंने अपना ब्रीफकेस खोला। ओह, एकदम मेरे मुंह से निकला। काम की फ़ाइल तो मैं घर ही भूल आया था। मुझे गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी। जिस वक्त मैं घर पहुंचा दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं कार बाहर खड़ी करके जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में दाखिल होते ही मुझे फ़ाइल नज़र आ गई। पाजी, तुसी? मुझे अचानक इस वक्त देखकर सलमा ने हैरत का इजहार किया, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया। घर वाले सब कहाँ हैं? खामोशी महसूस करके मैंने पूछा। वो जी बीबी अंदर सो रही हैं। हनी, सनी और बाजी जी पिछले वाले लॉन में हैं। मैं सर हिलाकर पिछली तरफ आ गया। दूर से ही मुझे हनी और सनी फुटबॉल खेलते हुए नज़र आ गए। मैं बरामदे में खड़ा हो गया जब अचानक मेरी नज़र बरामदे के आखिरी सिरे पर पड़ी, जहाँ कोई कुर्सी पर बैठा था, जिसके सुनहरी बाल कुर्सी की पुश्त पर बिखरे थे। मैंने हैरत से उन बालों को बगौर देखा। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दबे पांव आगे बढ़ा, लेकिन कुर्सी पर लैला को बैठा देखकर मुझे झटका लगा। आहट पर उसने बंद आंखों को खोला। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो झटके से उठी और उसी तेज़ी से उसके बाल लहरा कर उसके कंधों पर आए थे। मैं बिल्कुल साकत खड़ा था, जबकि मेरी नज़रें उसके सरापे में उलझी वहाँ से हटीं तो सुनहरी बालों के हाले में कैद उसके चेहरे के नकूश में भटकने लगी। मेरी नज़रों की तपश पर उसका सर झुक गया था और उसने तेज़ी से रुख मोड़ लिया। मैं पलकें झपकाए बगैर उसकी लरजती पलकों और कपकपाते हुए होंठों को देख रहा था। आनी, आपकी चादर सूख गई है। हनी भागते हुए आई तो उसने झपटने के अंदाज में उससे चादर लेकर खुद को एक बार फिर छुपा लिया था, लेकिन क्या फ़ायदा? मेरा सुकून तो बर्बाद हो चुका था। अब मैं चाहकर भी उन सुनहरी बालों के हाले में छुपे चेहरे को, मैरून रंग की चादर में छुपे उस सरापे को नहीं भूल सकता था। रास्ता। उसकी भराई हुई आवाज़ पर मैं जल्दी से पीछे हटा तो वो भागते हुए बरामदा अबूर कर गई। आज मैंने पहली बार उसे सर से पैर तक चादर के बगैर देखा था और इस वक्त को पछता रहा था जब मैं यहाँ आया। मैं अब तक साकत खड़ा हूँ। क्या शर्मो हया की चादर में छुपे वजूद में इतनी ताकत होती है कि वो नज़रों को खैरा करने वाले बेबाक हुस्न को भुला दे? क्या झुकी आंखों में इतनी ताकत है कि वो आंखों में आंखें डाल के देखने के लुत्फ़ को भुला दे? यकीनन ऐसा ही है। मैं बेबस होकर उस कुर्सी पर बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी थी। शायद इसीलिए इस्लाम ने औरत को खुद को छुपाने की और ख़ास तौर पर बालों को छुपाए रखने की तलकीन की है। शायद वो अपने हुस्न से खुद भी आगाह थी, इसलिए खुद को छुपा कर रखती थी। मैं बेचैन होकर खड़ा हो गया और ढीले कदमों से चलते हुए बाहर आ गया। कैसी फ़ाइल, कहाँ की फ़ाइल, मुझे तो खुद अपना होश नहीं रहा था। मैंने थक कर गाड़ी शाज़मा के घर की तरफ मोड़ ली। खाला से मिलकर मैं वहीं बैठ गया। हालांकि पहले मैं सीधा उसके कमरे में चला जाता था, लेकिन आज सब उलट हो रहा था। ये नहीं था कि मैंने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी। अमेरिका में ऐसा हुस्न बिखरा पड़ा था, और फिर शाज़मा, लेकिन उनको देखकर मैंने अपने होश ऐसे कभी नहीं खोए जैसे लैला को देखकर मैं इर्द गिर्द से गाफिल हो गया था। कुछ देर बाद शाज़मा स्लीवलेस गहरे गले की पिंक नाइटी में मेरे सामने थी। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थीं। खैरियत ज़ैन? इस वक्त शाज़मा के कहने पर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा जहाँ 10 बज रहे थे। हाँ, बस तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था। अच्छा। वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगी, जबकि मेरी नज़रें कालीन के डिज़ाइन में उलझी हुई थीं। शाज़मा वाकई बहुत खूबसूरत थी, शायद लैला से भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ था। मैंने नज़र उठाकर शाज़मा की तरफ देखा जो शरारत से मुझे देख रही थी। अचानक उन खुली आंखों के पीछे झुकी हुई पलकें हावी होने लगीं। उन मुस्कुराते होंठों की जगह कपकपाते हुए होंठ नज़र आने लगे। क्या बात है ज़ैन, आज बहुत रोमांटिक मूड में हो?
शाज़मा की बात पर मैं चौंका। मैंने फीकी मुस्कुराहट होंठों पर सजा ली। मैं क्या करूं? मैं बेचैन होकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? शाज़मा ने मेरा हाथ थाम लिया तो मैंने गैर इरादी तौर पर अपना हाथ खींच लिया। शाज़मा, हम शादी ना कर लें? मेरी बात पर वो कहकहा लगाकर हंस दी। इतनी सी बात के लिए तुमने 10 मिनट लगा दिए। ठीक है, तुम मामा से बात कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो मैं खुद को तसल्ली देता हुआ बाहर निकल आया। रास्ते भर मैं खुद को बावर करवाता आया था कि अब खुद पर काबू रखूंगा, लेकिन दिल तो आखिर दिल ही है, और वो मुझे उसके कमरे तक ले आया। मैंने नीम व दरवाजे से ज़रा अंदर झांका, जहाँ वो ज़ारो कतार रो रही थी, और उसको चुप करवाने के चक्कर में बच्चे खुद भी रो रो कर हलकान हो रहे थे। आनी, प्लीज़ चुप हो जाएं, हनी ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। आपको अपने मामा पापा याद आ रहे हैं? हनी के पूछने पर वो उसके गले लगकर और ज़्यादा रोने लगी। मैं जानता था इस बार भी उसके रोने की वजह मैं था। मुझे देखते ही उसने नज़रों के साथ सर भी झुका लिया था। हनी दौड़कर मेरी तरफ आई तो मैंने उसे गोद में उठा लिया। क्या हुआ बेटा? मैंने उसका मुंह चूम कर पूछा। चाचू, आनी दोपहर से रो रही हैं। हनी के कहने पर मैं उसे गोद में उठाए बेड की तरफ आ गया, जहाँ वो सुकड़ी सिमटी बैठी थी। क्या हुआ लैला? बहुत कोशिश के बावजूद भी मेरी नज़रें एक बार फिर उसके चेहरे पर भटकने लगीं। सर में दर्द है, मैं कोई टैबलेट दे देता हूँ। नहीं, अब ठीक है। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था। मैंने सनी का बाजू पकड़कर उसे भी गोद में बिठा लिया और दोनों के चेहरे साफ करके उन्हें प्यार करने लगा, जबकि इस दौरान वो उसी तरह सर झुकाए बैठी रही। चलो, अब बिल्कुल नहीं रोना। मेरे प्यार करने पर वो दोनों तो चुप हो गए। चाचू, आनी भी तो रो रही हैं, आप उन्हें भी प्यार करें। सनी के कहने पर मैंने मुस्कुराकर लैला की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग तेज़ी से बदला था। बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, अपनी आनी से पूछ लो। मेरे कहते ही वो ऐसे तड़प कर उठी जैसे उसे करंट लगा हो। मैं भी एकदम खड़ा होकर उसके सामने आ गया। जाओ हनी बेटा, सलमा से कहो आनी के लिए खाना लेकर आए, और सनी आप मेरे रूम से टैबलेट ले आओ, पता है ना कहाँ होती है। मेरे कहने पर वो सर हिलाकर हनी के पीछे निकल गया तो मैं दोबारा उसकी तरफ मुड़ा, जिसके चेहरे से घबराहट साफ झलक रही थी। लैला, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो। तुम्हें मेरा वहाँ आना बुरा लगा था, लेकिन यकीन करो मैं गलती से वहाँ आया था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम। मैंने बात अधूरी छोड़ दी तो उसने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाईं, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था जैसे वो दिल में कह रही हो, आ तो गलती से गए थे, लेकिन वो जो पूरी आंखें और मुंह खोले मुझे इतनी देर तक घूरते रहे तो वो भी गलती से घूर रहे थे। अब प्लीज़ खाना खा लो, मैंने घबराकर तेज़ी से कहा और बाहर निकल गया। मुझे देखते ही सुल्तान खान ने गेट खोल दिया। गाड़ी की पिछली सीट से अपना बैग निकालकर मैं अंदर आ गया। आज पूरे 7 दिन बाद मैं घर वापस आया था। पहले मैं लैला की वजह से बाहर नहीं जाता था और अब लैला की वजह से 7 दिन बाहर गुजार कर आया था। उस दिन के बाद से उसका रवैया फिर मेरे साथ पहले वाला हो गया था जैसे शुरू में था। मर्द की नज़र पहचानने में औरत कभी गलती नहीं करती। इस मामले में उसकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है। खुद को नॉर्मल करके मैंने बुलंद आवाज़ में सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ। चाचू आ गए। सनी और हनी जल्दी से उठकर मेरे साथ लिपट गए। लैला, एक कप चाय। वो बाहर निकल रही थी जब मेरे पुकारने पर वो किचन की तरफ मुड़ गई। जब मैं मामा से मिलकर बाहर आया तो वो चाय टेबल पर रख रही थी। मैं उसे मुखातिब किए बगैर सोफ़े पर बैठ गया। चाचू, कल हमारा पेरेंट्स डे भी है और टैलेंट शो भी, आप आएंगे? ऑफ कोर्स डियर। हनी के पूछने पर मैंने उसका चेहरा थपथपाया। चाचू, एक प्ले में मैं और हनी दोनों ने हिस्सा लिया है। मैं वज़ीर हूँ और हनी रानी। अच्छा, मैंने इश्तियाक से उसका चेहरा देखा। लेकिन स्टोरी क्या है? सनी अपने बारे में बताने लगा और हनी अपने बारे में। इस तरह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन दोनों के एक साथ बोलने से मुझे वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सनी मुझे एक एक डायलॉग बताने लगा। मेरे शहजादे, मेन थीम बताओ, मैंने उसका सुर्ख चेहरा चूमते हुए कहा। तभी लैला लाउंज में दाखिल हुई। आनी, यहाँ आएँ। वो लैला का हाथ पकड़कर मेरे सामने ले आया। आप यहाँ बैठें। उसने सोफ़े पर मेरे साथ बैठने का इशारा किया। सनी, मुझे काम है। मैं सर झुकाए हुए भी उसकी घबराहट महसूस कर सकता था। आनी प्लीज़। सनी के मलतजी अंदाज पर वो सोफ़े के बिल्कुल साइड पर बैठ गई। जिस सोफ़े पर मैं और वो बैठे थे वो 2 सीटर था, लेकिन जिस तरह वो कोने में सिमट कर बैठी थी, सनी और हनी भी बआसानी सोफ़े पर हमारे दरमियान बैठ सकते थे। मैंने चाय का कप लबों से लगाकर अपनी मुस्कुराहट को रोका। देखिए चाचू, आपको फ़र्ज़ करना है। ये कहानी एक राजा, रानी, वज़ीर, उसने काफ़ी लोगों के नाम लिए तो मैं मुस्कुरा दिया। यार थोड़ा छोटा कर दो। वो कुछ सोचता रहा, फिर एकदम मेरी तरफ देखा। चाचू, फ़र्ज़ करें आप राजा हैं और आनी रानी। एक दिन राजा को यानी आपको आनी मिलती हैं, आपकी आनी से शादी हो जाती है और आप हंसी खुशी रहने लगते हैं। सनी ने माहिर राइटर की तरह 4 लाइनों में कहानी सुनाई जो बिल्कुल मेरी कहानी से मुशाबा थी, तो मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। मैंने शरारत से नज़रें घुमाकर लैला का चेहरा देखा जो बिल्कुल सुर्ख हो गया था। मैं दोबारा सनी की तरफ मतवज्जा हो गया।
لیکن سنی، پیار تو مجھے تمہاری آنے سے ہوا اور شادی بھی میری تمہاری آنے سے ہوئی۔ راجا رانی کہاں گئے؟ میرے شرارت سے کیے گئے سوال پر جہاں لیلا تیزی سے اٹھی تھی، وہیں سنی نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ سر پر مارا۔ چاچو، آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں راجا اور رانی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ تو آنے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ اوہ اچھا۔ سنی کے سمجھانے پر میں نے سمجھداری سے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ سنی کہہ رہا ہے تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہی؟ وہ کچن میں ہنڈیاں بھون رہی تھی جب میں نے اچانک اسے پیچھے سے مخاطب کیا۔ وہ ڈر کر پلٹی اور پھر قدرے سنبھل کر بولی، گھر میں بہت کام ہے اور پھر آپ ان کے ساتھ جا تو رہے ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کام سارے سلمیٰ کر لے گی اور میں تو ہر بار جاتا ہی ہوں، لیکن تم نے اس بار ان کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا تھا، پھر اب کیوں؟ وہ جواب دینے کی بجائے انگلیاں مروڑنے لگی۔ لیلا، مجھے لگ رہا ہے تم میری وجہ سے نہیں جا رہی، حالانکہ میں کتنی دفعہ تم سے ایکسکیوز کر چکا ہوں اور تمہاری وجہ سے میں چلا بھی گیا تھا، لیکن اب بھی اگر تمہیں میرا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا تو میں نہیں جاتا۔ میں نے سنجیدگی سے کہہ کر دل ہی دل میں خود کو اس زبردست ایکٹنگ پر داد دی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ فوراً گھبرا گئی۔ اچھا، میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ سیاہ سوٹ پر سیاہ چادر کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہنی کے اصرار پر اس نے چادر سر سے اتار دی تھی۔ ایک بار پھر وہ کھلا چہرہ میرے سامنے تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا ہے۔ اس کے نظریں اٹھانے پر میں نے تیزی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ شو ختم ہوتے ہی ہم پہلے ہنی کا رزلٹ لینے گئے۔ ہنی کی ٹیچر چونکہ پرانی تھی، لہٰذا وہ جانتی تھی کہ میں اس کا چاچو ہوں، لیکن اس نے کافی حیرت سے لیلا کو دیکھنے کے بعد مجھے مبارکباد دی تھی۔ سنی کی ٹیچر نئی تھی، اس لیے وہ مجھے اور لیلا کو سنی کے ماما اور پاپا ہی سمجھ رہی تھی۔ اس کی تعریف پر لیلا بار بار بے چینی سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں اس کی غلط فہمی دور کروں، لیکن میں گونگا بہرا بن کر بیٹھا رہا۔ آپ لوگوں کا کپل بہت خوبصورت ہے، ہمارے اٹھنے سے پہلے سنی کی ٹیچر نے کہا تو میں بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم باہر نکل رہے تھے جب پیچھے سے لیلا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا؟ میں معصومیت سے اس کی طرف مڑا۔ یہی کہ میں اور آپ۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی تو میں مزید انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میں اور تم کیا؟ آنی، ہنی اور سنی نے پہلی بار غلط ٹائم پر انٹری دی۔ میں آہ بھر کر گاڑی کی طرف آ گیا۔ کیا میری قسمت میں ابھی کوئی اور عذاب سہنا باقی رہ گیا ہے؟ لیلا نے چھت کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ آج اس نے شاپنگ سینٹر میں سجاول کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا جو یقیناً اس کی بیوی ہوگی، اور اس شخص کی وجہ سے آج وہ بے گھر تھی، بے سہارا تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 2 دن بعد مہندی تھی جب ستار علی غصے سے شہر سے واپس آئے۔ پتہ نہیں ان کی فاطمہ سے کیا بات ہوئی، وہ ایک بار پھر باہر نکل گئے اور آخری بار اس نے ان کی خون سے لت پت لاش دیکھی تھی، اور وہ نہ رو سکی تھی اور نہ ہی چیخ سکی تھی۔ اگلے دن بارات تھی۔ تایا جی نے کہہ دیا کہ شادی کل ہی ہوگی، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی کہ اس کا باپ ان کا بھی کچھ لگتا تھا۔ آج تو اس کے باپ کو مرے دوسرا دن تھا، وہ کیسے دلہن بن جاتی؟ بھائی صاحب، ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ فاطمہ کے کہنے پر اس نے حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ بس فاطمہ بی بی، بہت ہو چکا۔ ستار نے بھی اسی طرح آناکانی کی تھی۔ اب جب صاف ہو چکا ہے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ یہ تو تم میری شرافت سمجھو جو میں لیلا کو بیاہ کر لے جا رہا ہوں، ورنہ دوسری طرح بھی لے جانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ حیران پریشان اپنے تایا کے بدلے انداز دیکھ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ اسی حیران کیفیت میں اپنی ماں کے پاس آئی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے روتی ہوئی ماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ لیلا، تو یہاں سے چلی جا۔ امی، وہ حیرت سے بولی۔ تبھی روتی ہوئی خیرہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی، بڑی بی بی ٹھیک کہتی ہیں، آپ چلے جاؤ، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، آپ کے بابا کو آپ کے تایا نے مارا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی خاور نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیلا کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا۔ بڑے صاحب کو پتہ چلا تھا کہ سجاول صاحب نے شہر میں شادی کر رکھی ہے، اور آپ کی مہندی سے 2 دن پہلے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ یہی پوچھنے وہ آپ کے تایا کے گھر گئے تھے۔ پہلے تو وہ مانے نہیں، لیکن جب بڑے صاحب نے ثبوت دکھائے تو مان گئے۔ انہوں نے اپنا سارا سوتیلا پن ایک لمحے میں ظاہر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے صرف اس لیے سجاول کی شادی کروانا چاہتے ہیں کہ بڑے صاحب سے بدلہ لے سکیں، کیونکہ ان کے والد نے ہمیشہ ان پر آپ کے بابا کو فوقیت دی، اور جائیداد کا بڑا حصہ بھی آپ کے نام ہے، اور جب بڑے صاحب نے شادی سے انکار کیا تو انہوں نے انہیں گولی مار دی۔ سجاول صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ لیلا اب بھی بے یقینی سے خیرہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بی بی، میرے بھائی خاور نے خود اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چونکہ وہ باہر تھا اس لیے وہ لوگ اس کی موجودگی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ساری حقیقت اس کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی وہ بے یقین تھی، اور اس کے قدم خود بخود جبار علی کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ تم؟ اسے دیکھ کر سجاول حیران ہوا۔ میرے بابا کو کیوں مارا تم لوگوں نے؟
سجاول اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہاں کوئی شرمندگی نہیں تھی، کیونکہ تمہارا باپ ہماری حقیقت جان گیا تھا۔ سجاول، وہ رو دی تھی۔ صرف دولت کے لیے تم نے میرے بابا کو مار دیا۔ ایک بار تم مجھ سے کہتے، میں خود ساری دولت تمہیں دے دیتی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محبت؟ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ محبت تو چودھری سجاول جبار علی نے صرف دولت سے کی ہے، اور جسے تم محبت سمجھ رہی ہو وہ تو صرف تمہیں قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ تھا بس۔ یہ ڈھونگ شاید جاری ہی رہتا جو چاچا جی بیچ میں نہ آتے۔ تم تو جانتی ہو میں 1 یا 4 بیویاں افورڈ کر سکتا ہوں۔ گلنار شہر میں رہتی اور تم یہاں حویلی میں، کیا فرق پڑتا؟ لیکن افسوس، وہ کندھے اچکا کر بولا، اب کل تو ہماری شادی ہو ہی جائے گی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے بابا کے قاتل سے شادی کروں گی؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے نفرت سے بولی۔ تو کیا تم شادی کے بغیر میرے پاس آنا چاہتی ہو؟ سجاول کے لفظوں اور آنکھوں میں نظر آتی صفاقی نے اس کو اندر تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر واپس آ گئی۔ اس کے گھر کے باہر کئی آدمی کھڑے تھے جو یقیناً جبار علی نے ان کی نگرانی کے لیے تعینات کیے تھے۔ فاطمہ نے نیلے رنگ کے کئی نوٹ اس کے بیگ میں رکھ کر ایک کاغذ بھی اس کے بیگ میں رکھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیلا، خیرہ تمہیں لاہور تک چھوڑ آئے گی۔ تمہارے پرس میں نے اپنی ایک کزن کا ایڈریس بھی رکھا ہے، تم وہاں چلی جانا۔ میں تمہارے بعد یہاں سے نکلوں گی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو فون کر دیا ہے، وہ مجھے لے جائیں گے، تم میری فکر مت کرنا۔ ابھی تو وہ تمہارے لیے نہیں مان رہے، لیکن میں انہیں منا لوں گی اور زرینہ کے گھر سے تمہیں لے جاؤں گی۔ تم اسے میرا حوالہ دینا۔ اب جاؤ، اور خیرہ صبح ہونے سے پہلے تم ضرور یہاں پہنچ جانا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ لیلا بس کرو، انہوں نے سختی سے کہہ کر اس کے آنسو صاف کیے، اور پھر وہ بڑی مشکلوں سے ہی صحیح مگر وہاں سے نکل آئی اور زین تک پہنچ گئی، اور جس طرح ان لوگوں نے اس کا خیال رکھا تھا وہ ان کے اخلاق کی قائل ہو گئی تھی۔ واقعی بعض دفعہ خلوص خون کے رشتوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ شروع میں زین کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ زین کو اس کے بارے میں جو خدشے تھے وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ لیکن پھر شاید اس نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ یہاں سب لوگ بہت اچھے تھے۔ بچوں سے اسے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی اور بچے بھی اس پر جان دینے لگے تھے، اور وہ جو اکثر زین کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اس کا نارمل رویہ دیکھ کر پرسکون ہونے لگی۔ اب جب کہ وہ اس گھر میں آزادانہ رہنے لگی تھی تو اس دن اچانک زین کی آمد اور خود پر گڑھی اس کی نظروں نے اسے ایک بار پھر بے سہارا ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اس لمحے اس نے زین کی آنکھوں میں عجیب سا خمار دیکھا تھا۔ عزت کی خاطر تو وہ اپنے گھر سے نکلی تھی، لیکن آنے والے دنوں میں اس نے زین کے رویے میں واضح تبدیلی دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں اور ہی جذبہ تھا، اور جو جذبہ اسے سمجھ آ رہا تھا وہ اسے سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی زین اور شازمہ کی منگنی ہو چکی ہے، اور شازمہ کے لیے زین کی پسندیدگی بھی وہ جانتی تھی، لیکن زین کی نظریں اسے کسی اور دنیا میں ہی لے جاتی تھیں جو بہت خوبصورت تھی۔ لیکن آج سجاول کو دیکھ کر حقیقت ایک بار پھر اپنی پوری تلخیوں سمیت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ارے آؤ نا شازمہ، اسے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر میں مسکرا کر بولا تھا۔ کیا بات ہے زین، آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں، نہ تم مجھ سے ملنے آئے ہو اور نہ ہی کوئی فون کیا۔ گھر میں کچھ زیادہ ہی دل لگ رہا ہے تمہارا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تو میں بھی کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اسپتال سے آ کر اتنا تھک جاتا ہوں کہ کہیں اور جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ہاں وہ تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارا دل اب کیا چاہتا ہے۔ میں اس کے طنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم اس طرح بات کیوں کر رہی ہو؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر کرو میں صرف بات کر رہی ہوں، جبکہ تم زین کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کس رشتے سے تم لیلا کو بچوں کے اسکول لے کر گئے تھے؟ کل میری فرینڈ کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ زین نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ تم اس 2 ٹکے کی گورننس کو میرے مقابلے میں لا رہے ہو۔ شازمہ، میں چلا اٹھا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں اسے 2 ٹکے کا کہنے پر؟ اس لڑکی نے بچوں سے پیار جتا کر تمہارے آگے پیچھے گھوم کر تمہیں پھانس ہی لیا۔ لیکن زین تم بھول رہے ہو میں تمہاری منگیتر ہوں۔ اس لڑکی کو تو میں اب یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ تم ایسا نہیں کرو گی جس کے لیے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نے پہلی بار شازمہ سے اتنی سختی سے بات کی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اپنا غصہ بھول کر حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں خود جانتا تھا شازمہ میری پسند، میری منگیتر تھی، لیکن لیلا کو دیکھ کر مجھے جو محسوس ہوتا تھا وہ شازمہ کو دیکھ کر کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں کتنی دیر تک بیڈ کی سائڈ پر رکھے فون کو دیکھتا رہا۔ آخر کار میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ اب میری انگلیاں شازمہ کا سیل نمبر ملا رہی تھیں۔ ہیلو جی، کس سے بات کرنی ہے؟ آپ سے کتنی بار کہا ہے یہاں کوئی لالی نہیں رہتی، بہرے ہو کیا؟ سلمہ نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا اور بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔
जबकि सोफे पर बैठी लैला अंदर तक काँप गई थी। सुबह से ये 11वां फ़ोन था। वो जानती थी ये फ़ोन किसका हो सकता है। इसका मतलब है उस दिन सजावल ने मुझे देख लिया था। ये सोच उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी थी। इस बार फ़ोन की बेल पर वो खुद उठी थी। फ़ोन उठाकर कितनी देर तक वो खामोश रही। दूसरी तरफ भी मुसलसल खामोशी थी। हेलो, आखिरकार हिम्मत करके वो बोली। लाली, मैं जानता था कि तुम फ़ोन तक ज़रूर आओगी। दूसरी तरफ से आते सजावल की आवाज़ पर वो चकरा कर रह गई और वहीं करीब रखे सोफे पर बैठ गई। इन 3 माह में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और उस दिन शॉपिंग सेंटर में तुम्हें देखकर तो कितनी देर मुझे यकीन ही नहीं आया। फिर तुम्हारा पीछा किया तो पता चला कि तुम कहाँ हो। डॉक्टर ज़ैन अफंदी, उसी के पास रह रही हो ना? लैला का जी चाहा उसी वक्त उसे मौत आ जाए। खैर, उस आदमी के पास तुम क्या कर रही हो ये तो मैं बाद में तुमसे पूछूंगा। फ़िलहाल तो अफंदी हाउस के बाहर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाहर आ जाओ, घर में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उनके दरमियान मामूली सी नाराज़ी हुई हो। मैं अब कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो अपनी पूरी हिम्मत यकजा करके ज़ोर से बोली। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। लाली, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बड़ा ख्वार हुआ हूँ। ये ना हो मेरा दिमाग घूम जाए तो तुम अपनी जान से जाओ। उसके अल्फाज के साथ उसका लहजा भी खूंख्वार हो गया था। तुम जो मर्ज़ी कर लो। उसमें भी जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो फ़ोन बंद करके बाहर निकल आई। सुल्तान भाई, यहाँ कोई भी आए, मेरा पूछे या मुझसे मिलने को कहे तो उसको अंदर मत आने दीजिएगा। जी बीबी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। उसके चेहरे पर सरासीमगी देखकर सुल्तान खान ने उसे भरपूर अंदाज में तसल्ली दी। वो जानती थी कि सजावल जितना भी असर व रसूख वाला हो, लेकिन ज़ैन अफंदी के घर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता। आजकल ज़ैन भी कुछ खामोश सा था। सामना होने पर वो कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन उसकी नज़रें अब भी उसके चेहरे का तवाफ़ करती रहती थीं। आनी चाचू आपको बुला रहे हैं। हनी के पैगाम पर वो हैरान रह गई और उसी हैरानी समेत वो उसके कमरे तक आई थी। उसके अंदर दाखिल होते ही वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ पलटा। आइए मिस लैला सत्तार अली। ज़ैन के बोलते ही उसकी रूह फना हो गई। आप इतनी अमीर होकर मेरे घर गवर्नेंस की जॉब कर रही हैं। आपका कोई घर भी नहीं है और आपका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, है ना? लैला ने घबराई हुई नज़रों से उसे देखा। ज़ैन, शट अप, वो दहाड़ा। इतना बड़ा धोखा! मैं पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या सोचने लगा था। तुम्हें बहुत मासूम और हयादार समझता था, जबकि तुम सिर्फ एक लड़के की खातिर घर से भाग आई, अपने बचपन के मंगेतर को छोड़कर, और तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप ने खुदकुशी कर ली। ज़ैन के इस इल्ज़ाम पर वो रोना भूलकर हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगी, जिसके तेवर बहुत गज़बनाक थे। झूठ है ये, मैं तो बस। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ज़ैन ने उसे रोक दिया। मेरे सवाल का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। तुम जब्बार अली को जानती हो? उसका सर असबात में हिला। सजावल तुम्हारा मंगेतर है? ज़ैन, वो मैंने कहा ना, बस हाँ या ना। हाँ, वो जैसे थक कर बोली। तुम हमारे जज्बात समेत हमसे खेल चुकी हो। मज़ीद की हमें सक्कत नहीं। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना नहीं चाहता, लिहाजा तुम खुद ही शराफत से यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे रिश्तेदार बाहर खड़े हैं। ज़ैन की बात पर उसको करंट लगा था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उनके साथ मत भेजें, वो मुझे मार देंगे। उसने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। लैला की नज़रें अब भी उसके चेहरे पर थीं, जो उसको देख भी नहीं रहा था। ज़ैन ने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो कितनी देर तक बरसती आंखों से उसे देखती रही। मैं चली जाऊंगी, लेकिन उनके साथ नहीं। क्यों? दोबारा भागने का इरादा है? ज़ैन की जहरखंद आवाज़ पर वो होंठ चबाने लगी थी। मैं आंटी से मिलकर चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मामा से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अभी और इसी वक्त चली जाओ। वो बोलने की कोशिश कर रही थी जब ज़ैन उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। ज़ैन, प्लीज़ मेरा यकीन करें, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे मार देंगे। वो चीख चीख कर बोल रही थी, लेकिन ज़ैन उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। सलमा ने हैरत से उन दोनों को देखा। गेट के करीब आकर उसने लैला का बाजू छोड़ दिया। सुल्तान खान, उनके जाने के बाद गेट बंद कर देना। सुल्तान खान हैरत से उन दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर इतनी सख्ती थी कि कुछ कहने के लिए उसके होंठ नीमवा होकर फिर एक दूसरे में पेवस्त हो गए। आंसू साफ करते हुए वो खामोशी से बाहर निकल आई। बिल्कुल सामने गाड़ी के साथ सजावल और जब्बार अली खड़े थे। उसे देखकर सजावल ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं सारी दुनिया को तहस नहस कर देता। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। मैं गुस्से से सारे कमरे में चकराता फिर रहा था। दरवाज़ा खुलने पर मैंने रुककर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ मामा खड़ी थीं। वो कुछ परेशान नज़र आ रही थी। मैं आज शाज़मा की तरफ गई थी। मैं जानता था, इसलिए खामोशी से उनका चेहरा देखने लगा। वो लोग अब शादी करना चाहते हैं। समीना कहती है मेरी बेटी नाजुक है, वो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। या तो बच्चों को हॉस्टल भेज दें या वो शादी के बाद ज़ैन के साथ अलग रहेगी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन मैं इनकार करके नहीं आई, क्योंकि एक तो मंगनी को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं।
दूसरी ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है और तुम उसे पसंद भी करते हो, मैं जानती हूँ। मामा बात करके मेरा चेहरा देखने लगी, लेकिन मैं अब भी खामोश था। पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम सोचकर मुझे बता देना। मेरी खामोशी पर वो उठकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा धमाके से खुला। ज़ैन, लैला कहाँ है? मामा की गुस्सीली आवाज़ पर मैंने उनका चेहरा देखा, जिनके पीछे सलमा भी खड़ी थी। उसका मंगेतर आया था, उसे लेने मैंने भेज दिया। मैं एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। उफ़ मेरे खुदा! मामा ने अचानक सोफे पर बैठकर सर थाम लिया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मैं परेशान हुआ था। वो लड़की इतना बड़ा झूठ बोलकर यहाँ रहती रही। वो अपने घर से भागी थी एक लड़के के लिए। ज़ैन, मामा ने चीख कर कहा, ये क्या कर दिया तुमने? वो लोग उसे मार देंगे। मामा की बात पर मैं पहली बार चौंका। वो भी तो यही कह रही थी। उसने मुझे यहाँ आने के कुछ दिन बाद सब बता दिया था। वो क्यों भागी थी जानते हो? मामा की सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर जमी थीं। उनके मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज़ पर मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। तुमने कम से कम मेरा इंतज़ार तो किया होता। ज़ैन, मैंने उस बच्ची की हिफाजत का ज़िम्मा लिया था। पता नहीं अब वो जान से जाएगी या इज्जत से। मामा की बात सुनकर मैं पागलों की तरह बाहर भागा था। मुझे अपनी तरफ आती शाज़मा भी दिखाई नहीं दी थी। कोई मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा रो रहा था। मुझे बस वो चेहरा नज़र आ रहा था। उसका डरे सहमे रहना मुझे अब समझ में आ रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए मेरे जहन में मामा के अल्फाज गूंज रहे थे। पता नहीं अब वो जान से जाएगी या इज्जत से। गाड़ी का रुख मैंने अपने दोस्त सुहेल के घर की तरफ कर दिया, जो वकील था और उसके वालिद DIG थे। इन दरों दीवार में उसका बचपन गुजरा था। यहाँ उसके बाबा और अम्मी थे। वो हाथों से उन दीवारों को छू रही थी। थक कर वो सोफे पर बैठ गई। पता नहीं आंटी क्या सोच रही होंगी। उसका जहन आफंदी हाउस पहुँच गया। बच्चे यकीनन परेशान होंगे। इन चंद महीनों में वो बच्चों को बेहद चाहने लगी थी, क्योंकि उसे अपना और उनका दर्द मुश्तरक नज़र आता था। और आंटी, उन्होंने गैर होकर भी उसे माँ की तरह प्यार दिया था। उसकी आंखों से आंसू निकले तो वो चौंक कर हाल में वापस आई। जहन तो वहाँ से आ गया था, लेकिन दिल वहीं रह गया था, उस जालिम के पास जिसे खबर भी ना थी। तो क्या जो मेरे दिल ने महसूस किया वो धोखा था? वो आंखें झूठ बोलती थीं। वो जानती थी वो शाज़मा की जगह नहीं ले सकती। ये दिल ना उसकी दौलत से मुतासिर हुआ था और ना सूरत से, बस उसकी शराफत पर मर मिटा था। आपने मुझे यहाँ भेज दिया ज़ैन। मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराती। आपने तो वो देखा जो आपको दिखाया गया, लेकिन मैं अब शायद आपको कभी भी ना बता सकूं कि मैं आपको चाहने लगी हूँ। आहट पर उसने आंखें खोलकर गर्दन सीधी करके आने वाले को देखा। भाई लाली, तुमने हमें बड़ा ख्वार किया। जब्बार अली उसके सामने कुर्सी पर बैठ गए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ के भाई उसे आकर ले गए। पहले तो मैं समझा शायद तुम भी वहीं हो, लेकिन पूरा माह निगरानी करवाने के बाद पता चला तुम्हारी माँ खुद तुम्हें ढूंढ रही है। वो कहकहा लगाकर बोले तो वो उसी तरह पलके झपकाए बगैर उन्हें देखती रही। तुम्हारी माँ से हमारा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सारी जायदाद तो तुम्हारे नाम है, इसलिए तुम्हारी माँ सही सलामत है। लैला ने बेइख्तियार दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब रही बात तुम्हारी, तो यहाँ तुम्हारा बाप चालाकी दिखा गया। तुम्हारी जायदाद तब तुम्हें मिलेगी जब तुम शादी करोगी, और शादी के बाद अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे शोहर को। इसलिए हमें मजबूरन तुम्हें ज़िंदा लाना पड़ा। जब्बार अली की बात मुकम्मल होने पर भी उसके तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया था। उसे अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था। अगर ये लोग उसे नहीं मारते तो जो ज़िंदगी उसके सामने थी उसे गुजारने से बेहतर था वो खुद को ख़त्म कर ले, क्योंकि वो अपने बाबा के कातिल से कभी भी शादी नहीं कर सकती थी। उसकी नज़रें सामने शीशे के गुलदान पर ठहर गईं। बाबा आप चलें, मैं बात करता हूँ। उसे मुसलसल खामोश देखकर सजावल ने बाप के कंधे पर हाथ रखा। आप काजी साहब को ले आएँ। सजावल के कहने पर वो मुस्कुराकर बाहर निकल गए। लाली देखो, इस तरह गुस्सा करने और खामोश रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम पिछली बातें भूल जाओ, हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। लैला ने गुलदान पर से नज़रें हटाकर तनफ़्फ़ुर से सजावल को देखा। मैं मानता हूँ बाबा को जायदाद का लालच है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ। तुम जायदाद बाबा के नाम कर दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। सजावल की बात पर वो मुस्कुराई थी और गौर से उसकी आंखों में देखने लगी। और अगर मैं तुमसे शादी ना करूँ तो? उसके कहने पर सजावल के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला तो वह खुलकर मुस्कुरा दी। देखो लाली, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, वरना क्या? लैला एक झटके से खड़ी हुई। जान से मार दोगे? शौक़ से मार दो, तुम्हारे साथ से तो बेहतर मौत ही है। वैसे भी कत्ल करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। उसके तंज़िया अंदाज पर सजावल की रगें तन गई। अब जान से तो नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम खुद मुझसे मौत मांगोगी। अचानक उसने सोफे पर पड़ी चमड़े की बेल्ट उठा ली। बेल्ट देखकर एक लम्हे के लिए लैला लर्ज़ उठी। बोला, मुझसे शादी करोगी या नहीं? सजावल ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। कभी नहीं। लैला के कहने पर उसका बेल्ट वाला हाथ हवा में लहराया। अगले ही पल वो बेल्ट उसके जिस्म पर पड़ी। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली। आपके पास क्या सबूत है कि आप ही लैला के शौहर हैं? जब्बार अली की नज़रें मुझ पर गड़ी थीं।
میں نے مسکرا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا وہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ وہ لڑکا میں ہی تھا۔ 3 ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی تھی اور اس کے گواہ یہ دونوں ہیں۔ میں نے سہیل اور اس کے فادر انکل نواز کی طرف اشارہ کیا۔ سہیل کے کہنے پر میں نے یہ سب کہا تھا۔ اس وقت انکل نواز اپنے یونیفارم میں تھے جبکہ ہمارے ساتھ کچھ انسپیکٹرز اور بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جبار علی میری بات پر یقین کرنے پر مجبور تھا۔ میں اپنی بیوی کو واپس لینے آیا ہوں۔ لالی تو میری بیٹی راہیلہ کے ساتھ اس کے سسرال گئی ہے، جبار علی نے اپنی پیشانی سے نادیدہ پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ تب چیخ کی آواز پر جبار علی کے ساتھ سہیل اور انکل نواز چونکے، جبکہ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری چیخ پر میرے پیچھے سب بھاگے تھے۔ چیخوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور میں پاگلوں کی طرح بیچ صحن میں کھڑے ہو کر اتنے سارے دروازوں کے درمیان میں سے اس آواز کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ دائیں طرف سے آتی لیلا کی آواز پر میں اس طرف بھاگا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی وہ شخص پڑا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ میرے پیچھے باقی سب لوگ بھی داخل ہوئے۔ سجاول پر سے نظریں ہٹا کر میں نے زمین پر گرے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ کالی چادر میں یقیناً وہ لیلا ہی تھی۔ لیلا، میرے پکارنے پر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ او مائی گاڈ! اپنے پیچھے میں نے سہیل کی آواز سنی جبکہ میں نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا تھا۔ اس کے بازوؤں، کندھوں، گردن، جہاں جہاں بیلٹ پڑی تھی وہاں کپڑوں سمیت جلد بھی پھٹ گئی تھی اور اب وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے سجاول کو گریبان سے پکڑ کر زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ میرا حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ ہٹو زین! انکل نواز نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا اس شخص کے ہاتھ توڑ دوں۔ میں ایک بار پھر اس پر جھپٹا۔ زین، کیا پاگل پن ہے؟ اب سہیل نے مجھے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ اریسٹ ہم! گرفتار کر لو اسے! انکل نواز نے سجاول کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میرے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ ایک دم جبار علی آگے بڑھے۔ ابھی بھی آپ کو قصور بتانے کی ضرورت ہے؟ انکل نواز نے لیلا کی طرف اشارہ کیا۔ بہرحال، میں آپ کے بیٹے کو مسز زین پر تشدد کرنے کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ بھی اپنے بیٹے کی اس غلط حرکت میں شامل تھے، لہٰذا آپ بھی ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ ان کے نکلنے کے بعد میں لیلا کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ شدید اذیت کے آثار اس کے چہرے پر تھے۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اسے باہر لے جانے لگا، اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اس کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ تھک کر میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کو لگی ہوئی ایک ایک چوٹ کا درد مجھے اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ اسے دیکھ کر ماما بے اختیار آگے بڑھیں۔ میں وہیں کھڑا ہو رہا جبکہ ماما اسے صوفے پر بٹھا کر اس کا منہ چوم رہی تھیں۔ بچے الگ اس کے قریب بیٹھے سہمی ہوئی نظروں سے اس کے زخموں سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ رہے تھے۔ شازمہ اور سلمہ بھی یہیں موجود تھیں اور پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ زین، کچھ کرو! کتنا خون نکل رہا ہے! ماما روتے روتے میری طرف مڑی تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا ایڈ باکس لے کر میں اس کے پاس آ گیا۔ میری نظریں اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر گئیں۔ اسی وقت اس نے بھی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں ایک دم اٹھ کر پیچھے ہٹا تھا۔ سب نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ ماما نے ایک دم اس کا چہرہ تھاما تو اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اس کا لرزتا ہوا وجود بتا رہا تھا کہ وہ بے آواز رو رہی ہے، اور مجھے ان آنکھوں میں نظر آنے والا دکھ، بے بسی، شکایت رلا رہی تھی۔ اچانک اس کا لرزتا ہوا وجود ساکت ہو گیا۔ میرے ساتھ ساتھ ماما بھی چونکی تھی۔ لیلا! ماما نے اسے ہلایا تو اس کا ساکت وجود زمین پر گر گیا۔ جہاں ماما اور سلمہ کی چیخوں نے مجھے دہلا کر رکھ دیا، وہیں بچوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی، پھر گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ پھر اپنی کولیگ ڈاکٹر نادیہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تم نے آج کا اخبار پڑھا؟ ماما کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ جی۔ پتہ نہیں دولت کی لالچ میں انسان اتنا پاگل کیوں ہو جاتا ہے کہ رشتوں کی پہچان بھول جاتا ہے۔ ماما بڑے دکھ سے بول رہی تھیں۔ پہلے لیلا کے تایا نے اس کے باپ کو مار دیا، اور اب جبار علی کے داماد نے جائیداد کے لیے اپنے سسر کو مار دیا، اور سجاول نے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا، اور اب ساری عمر جیل میں گزارے گا۔ آخر کیا نتیجہ نکلا اتنے لالچ کا؟ ماما کی بات پر میں نے گہرا سانس لیا۔ واقعی سچ ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ سب جانتے ہیں آخرت میں انسان کے نیک اعمال اس کے کام آئیں گے، دولت نہیں۔ پھر بھی سب کچھ جاننے کے باوجود انسان انجام سے غافل ہے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، زین، لیلا کی ماں کا پتہ چل گیا؟ جی ماما، میں نے انہیں انفارم کر دیا ہے، وہ لوگ کل صبح آئیں گے۔ چلو اچھا ہے، بچی ماں کے پاس پہنچ جائے گی۔ میں چاہتی تو نہیں کہ وہ جائے، لیکن روک بھی تو نہیں سکتی۔ ماما کی افسردہ آواز پر میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، ابھی شاید سو رہی ہے۔
मैं उसे देख आऊं? मैं जल्दी से खड़ा हो गया। दरवाज़ा खोलकर जब मैं अंदर आया तो उसकी आंखें बंद थीं, शायद वो सो रही थी। मैं बेड की दाएं तरफ की दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं और मैं आंखों के रास्ते उसके नकूश को दिल में उतार रहा था, क्योंकि अब मुझे उससे बिछड़ जाना था। 5 दिन तक मैंने सजावल के डर से उसे यहाँ रोक रखा था, लेकिन कल जब्बार अली की मौत और सजावल की गिरफ्तारी से वो बहाना भी ख़त्म हो गया था। मैं बेइख्तियार होकर उसके करीब बैठ गया। आंखों में आई नमी ने उसका चेहरा धुंधला दिया था। थोड़ी देर बाद मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। हेलो ज़ैन, कैसे हो? शाज़मा को देखकर मैं चौंका। तुम? हाँ, मैं लैला को देखने आई थी। अब कैसी है? ठीक है, बैठो। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। आंटी हमारी शादी की डेट फिक्स करना चाह रही हैं। जानता हूँ। मैं अब भी उसका चेहरा देख रहा था। तो इसका मतलब है तुम्हें मेरी बातें मंजूर हैं? वो खुशी से चहकी। मैं जानती थी ज़ैन, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। शाज़मा के लहजे में अपनी बात का यकीन था। ये ठीक है शाज़मा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी शराइत मंजूर नहीं। मैं बच्चों को किसी कीमत पर खुद से अलग नहीं कर सकता। माँ बाप उनके पहले ही नहीं, एक जो मेरा सहारा है वो भी मैं उनसे छीन लूँ। गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैं फ़ैसला तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें बच्चों को भी कबूल करना होगा, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। मैंने मेरे पर जोर देकर कहा। आगे जो तुम्हारी मर्ज़ी। मैं उसको हैरान छोड़कर बाहर निकल आया। आंटी, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूँगी। आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मामा के गले लगी रो रही थी। मामा से अलग होकर वो बच्चों के सामने बैठ गई। वो दोनों उसके दाएं बाएं लगे हिचकियों से रो रहे थे। आपने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा, मैं सारी ज़िंदगी आपकी एहसानमंद रहूँगी। लैला की अम्मी ने उनसे कहा तो मैंने मामा का चेहरा देखा जो ज़ब्त करने की कोशिश में सुर्ख हो रहा था। लैला, मुझसे मिलने आओगी ना? मामा ने बड़ी आस से उसका चेहरा देखा तो वो आंसू पोंछकर मुस्कुरा दी। क्यों नहीं आंटी, जब शाज़मा और जैन की शादी होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। वो अब शाज़मा की तरफ मुड़ गई। शाज़मा से मिलने के बाद उसकी नज़रें मेरी तरफ उठीं तो मैं बेइख्तियार होकर उसकी तरफ पढ़ा। लैला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँची। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरे सामने भी ऐसे हालात होते तो शायद मैं भी ऐसा करती। वो मुस्कुराई। मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने 2 मरतबा मेरी जान बचाई। फिर वो मामा की तरफ मुड़ी। अच्छा आंटी, चलती हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। मेरी इस हरकत पर सबने हैरत से मुझे देखा था। लैला भी हैरान सी मेरी सिमत पलटी थी। मत जाओ लैला। मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर मामा, शाज़मा और लैला की अम्मी शॉक्ड रह गए। वो बेखुदी से मुझे देखे गई। किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर मेरी गिरफ्त ढीली हुई थी और मैंने आहिस्ता से उसका बाजू छोड़ दिया। दरवाजे से निकलने से पहले उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, शायद हमेशा के लिए। हाँ, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मैंने ड्राइंग रूम में दाखिल होती अपनी बीवी को देखकर सोचा। पिछले 2 सालों से मेरी हर सुबह का आगाज़ इसी बात को सोचते हुए होता है। आप यकीनन मेरे इस बयान पर हैरान हो रहे होंगे कि मैं यानी ज़ैन अफंदी क्या चीज़ हूँ कि कभी तो कहता हूँ ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और कभी कहता हूँ ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो जनाब, जो ज़िंदगी मुश्किल थी वो मेरा माजी था, लेकिन जो खूबसूरत है वो मेरा हाल है। मेरी नज़रें एक बार फिर अपनी बीवी के चेहरे पर रुक गईं। आज मेरी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं। मेरी खुशहाल फैमिली, मैं, मेरी मामा, मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे। और प्लीज़ अब आप ये सोचकर परेशान मत हो जाना कि 2 साल और 3 बच्चे। ठहरे, मैं खुद ही वजाहत कर देता हूँ। हनी और सनी को तो आप जानते हैं ना। मेरी बीवी उन्हें अपने बच्चे मानती है। उसने आते ही उनके मुँह से अपने लिए मामा सुनना पसंद किया था और बच्चों को ये भी समझा दिया कि मैं उनका चाचू नहीं, पापा हूँ। सो बच्चे अब मुझे पापा कहते हैं। ये हुए मेरे बड़े 2 बच्चे। तीसरा मेरा और लैला का बेटा मुराद ज़ैन अफंदी। जी हाँ, मेरी अजीज़त जान बीवी का नाम लैला है। उस दिन जब वो जा रही थी तो मुझे लगा कि वो दरवाजे से नहीं, मेरी ज़िंदगी से निकल रही है। और जो फ़ैसला मैं इतने माह में नहीं कर पाया कि शाज़मा या लैला, एक कमिटमेंट या प्यार, वो उस पल में हो गया जब उसने दोबारा पलटकर मेरी तरफ देखा था। उस दिन, जी हाँ, उस दिन 1 घंटे बाद वो मेरी बीवी के रूप में मेरे कमरे में थी। मैंने शोहर के हक़ से उसे रोक लिया था। आप कहते होंगे मैं दिल के आगे हार गया और 2 साल के उस रिश्ते को तोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ अपनी कमिटमेंट के लिए मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने को तैयार था, लेकिन शाज़मा के नज़दीक बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ थी। वो मेरी बीमार माँ की तीमारदारी नहीं कर सकती थी। उसके नज़दीक ज़िंदगी इंजॉयमेंट का नाम है। खाया पिया, अच्छा पहना, रोमांस किया और बस। अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो मेरी खातिर वो बच्चों को कबूल कर लेती। उसमें ये आदतें पहले भी थीं, लेकिन लैला की खूबियों के आगे उसकी खामियां ज़्यादा नुमायां होने लगी थीं। खैर,
شادی کے بعد لیلا اپنی ساری جائیداد بیچ کر اپنے بابا کے نام سے ایک ہسپتال بنوایا جہاں مفت علاج کی سہولت میسر تھی، اور ہماری شادی کے 3 دن بعد شازمہ نے ایک بیوروکریٹ سے شادی کر لی جس کو بچے کی کوئی چاہ نہیں تھی کیونکہ اس کے پہلے سے 4 بچے تھے اور شازمہ کو بھی صرف دولت کی ہی چاہ تھی۔ اور رہی بات لیلا کی، تو جب وہ میری زندگی میں آئی تو مجھے پتہ چلا عورت کیا ہے۔ عورت سراپا وفا ہے، خلوص ہے، محبت ہے، قربانی ہے۔ اس نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھا جو مراد کو ماما کی گود میں بٹھا رہی تھی۔ باجی جی مراد کا فیڈر۔ سلمہ نے مراد کا فیڈر اسے پکڑایا۔ سلمہ ماما کا ناشتہ لے آؤ۔ سلمہ واپس مڑ گئی۔ ہنی دودھ پورا ختم کرو۔ اس نے ہنی کو گھورا جو 2 گھونٹ پینے کے بعد گلاس واپس رکھ رہی تھی۔ ماما دل نہیں چاہ رہا۔ لیلا اب خود اٹھ کر اسے دودھ پلانے لگی۔ جواباً سنی نے توس واپس پلیٹ میں رکھ دیا تو اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ اس کی طرف آ گئی۔ وہ دونوں روز ایسے ہی اسے لاڈ اٹھواتے تھے اور باری باری دونوں کو وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ ہنی اور سنی کا زیادہ دھیان مراد کی طرف ہوتا تھا۔ بائے پاپا۔ بائیں طرف سے ہنی اور دائیں طرف سے سنی نے میرا منہ چوما، پھر اپنی مما اور دادوں سے مل کر باہر نکل گئے۔ یہ سب انداز بھی اس نے انہیں سکھائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جوس پیتے ہوئے اس کی نظر اچانک میری طرف اٹھی اور پھر فوراً جھک گئی، اور میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ آج 2 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے اسی طرح شرماتی ہے جیسے شروع میں شرماتی تھی۔ میری ایک گہری نظر اس کا چہرہ دہکا دیتی ہے۔ لیلا کی نظریں ایک بار پھر میری طرف اٹھیں اور اب اس نے مجھے گھور کر ماما کا احساس دلایا تو میں نے ماما کی طرف دیکھا جو شرارت سے مسکراتے ہوئے مراد کی طرف جھک گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کپ اٹھاتے ہوئے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج ہسپتال نہیں جانا؟ مجھے ریلیکس کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ تم کہو تو نہیں چاہتا۔ اس نے مسکرا کر مراد کو میری گود سے لے لیا۔ تمہاری خاموشی مجھے اقرار لگ رہی ہے۔ میں مسکرا کر اس کے پیچھے آیا۔ ویسے بھی آج ہماری اینیورسری ہے تو کیا خیال ہے چھٹی نہ کر لوں؟ اینیورسری شام کو ہے۔ وہ مڑے بغیر بولی تو میں ایک دم اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظروں کی شرارت پر وہ مسکرا کر مراد کی طرف جھکی۔ مراد تمہارے پاپا کتنے گندے ہیں جنہیں کام کے وقت بھی رومانس سوچ رہا ہے۔ مراد تمہاری مما کتنی گندی ہے، تمہارے پاپا کے سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ میرے جھنجھلائے ہوئے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تبھی میری نظر لان میں داخل ہوتی ہوئی ماما اور ان کے پیچھے آتی سلمہ پر پڑی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ ماما نے حیرت سے مجھے دیکھا تو لیلا نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے مجھے دیکھا۔ میں غصے سے کار کی جانب بڑھ گیا۔ شام کو جلدی آئیے گا۔ پیچھے سے لیلا کی آواز سن کر میرے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے۔ سلطان خان کے گیٹ کھولنے پر میں نے گاڑی باہر نکال لی۔ میری ہر صبح اب اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے اور میری شامیں بھی اتنی ہی حسین ہیں۔ اگر دل خوش ہو تو دنیا خود بخود اچھی لگنے لگتی ہے۔ اب بھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے میں گنگناتا ہوا یہی سوچ رہا ہوں، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ جی تو جناب یہ پیاری سی سویٹ سی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے تو بہت اچھی لگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔